रिस्क बेसिकली क्या होता है और वो लोग क्यों लेते हैं, ये हम देखेंगे। मीन वेरिएंस फ्रेमवर्क हम इसमें देखेंगे, और रिस्क ऑफ एन इंडिविजुअल एसेट को हम जो है इसमें रीड करेंगे। फिर उसके अंदर जो मॉडल होते हैं कैपएम के, एपीटी, अदर्स, अकाउंटिंग बेटा, और फिर द रिस्क इन बोरोइंग, ये चीज़ें हम इसके इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, इसमें हम सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक हर्डल रेट इसमें बताया हुआ है कि हर्डल रेट इसमें बेसिकली होता क्या है। हर्डल रेट इसकी इसमें फॉर्मूले से बताया हुआ है कि रिस्क लेस रेट प्लस रिस्क प्रीमियम। तो ये बेसिकली एक रिप्रेजेंटेशन है हर्डल रेट की। रिस्क लेस रेट क्या होता है, एक रिटर्न जो कि रिस्क फ्री है, जो कि इन एनी केस आपको मिलना है, सही है, वो होता है आपका रिस्क लेस रेट। फिर प्लस उसमें कर देते हैं रिस्क प्रीमियम के उस एसेट से रिलेटेड जो उस पर रिस्क है, उस रिटर्न मिलने पर, वो बेसिकली उसमें हम ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर बताया हुआ है कि उसको वो बराबर होता है हर्डल रेट के। तो अब यहाँ पर इसमें उन्होंने दो सवाल जो है रेज किए हैं रिस्क प्रीमियम को देखते, कि रिस्क होता क्या है, उसे उसे मेजर कैसे किया जाए, या उसे जो है रिस्क प्रीमियम में कैसे ट्रांसलेट किया जाए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, नॉर्मली रिस्क जो है एक मतलब एक नेगेटिव वर्ड समझा जाता है, कि मतलब रिस्क का मतलब ये है कि आप किसी डेंजर या हैजर्ड की तरफ जो है आप इशारा कर रहे हैं, कि किसी जगह अगर रिस्क है तो आप ये कहते हैं कि यार यहाँ पे नुकसान हो सकता है। लेकिन बेसिकली जहाँ रिस्क जहाँ होता है वहीं पर ही अपॉर्चुनिटी होती है। अगर अपॉर्चुनिटी नहीं है वहाँ खतरा नहीं, बेसिकली अपॉर्चुनिटी है। अगर अपॉर्चुनिटी नहीं होगी तो बेसिकली वहीं वहाँ रिस्क ही नहीं है। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर मुझे रोड क्रॉस करना है, रोड क्रॉस करते वक्त मेरे लिए रिस्क क्या है, कि कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई गाड़ी आकर मुझे ना मार दे, सही है। लेकिन अपॉर्चुनिटी क्या है, कि मैं एक जगह से दूसरी जगह क्रॉस कर लूंगा, जो मेरा वहां जाने का मकसद है वो मेरा पूरा हो जाएगा। अगर मुझे वहां जाना ही नहीं है, या वहां पर मुझे पहुंचने की ख्वाहिश ही नहीं है, तो बेसिकली रोड क्रॉस करने का रिस्क ही नहीं है। तो इसी तरह से जैसे इसमें यहाँ पे बताया हुआ है, चाइनीज वर्ड्स इसमें यूज किए हुए हैं, इसके सिंबल्स यूज किए हुए हैं। फर्स्ट सिंबल जो है उसका मतलब है डेंजर, वाइल द सेकंड सिंबल इज अपॉर्चुनिटी। मतलब जहाँ रिस्क होगा, जहाँ अपॉर्चुनिटी होगी बेसिकली वहीं रिस्क होगा। अगर कहीं अपॉर्चुनिटी नहीं है तो वहाँ रिस्क नहीं होता। जैसे कि अगर हम किसी अगर हम बात करें किसी फाइनेंशियल एसेट की, तो अगर किसी फाइनेंशियल एसेट में अपॉर्चुनिटी है कि उसका रिटर्न जो है फॉर एग्जांपल 50% जो है किसी टाइम पे इंक्रीज हो सकता है, तो वहां पर उसी लिहाज का रिस्क भी होगा, डेंजर भी होगा, कि वो जो रिटर्न है वो उसी परसेंटेज से डाउनवर्ड भी जा सकता है, सही है। तो मतलब आप जो है बेसिकली जहाँ मतलब आप किसी भी एसेट के अंदर किसी एक चीज को नहीं देख सकते। जहां पर रिस्क होगा वहां अपॉर्चुनिटी होगी, या जहां अपॉर्चुनिटी होगी वहां रिस्क भी मौजूद होगा। आप किसी एक चीज को अवॉइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, इसमें इसमें पिछले स्लाइड में जो है, पिछली स्लाइड पे जाए। अच्छा, बस इसमें बेसिकली बताया ये गया है कि अगर रिस्क एक बुरी चीज़ होती है तो लोग फिर उसको लेते क्यों है ना। तो हर इन्वेस्टमेंट में कोई ना कोई, जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें, कोई भी डिसीजन ले, उसके अंदर जो है रिस्क इन्वॉल्व है। और अगर रिस्क एक बुरी चीज़ है तो फिर लोग उस रिस्क को लेते क्यों हैं। तो इसकी वजह वही अपॉर्चुनिटी होती है। इवन अगर आप कोई रिस्क फ्री, जो हम कहते हैं ना कि कोई रिस्क फ्री एसेट है, उसमें भी आप इन्वेस्ट करेंगे तब भी आप रिस्क ले रहे होंगे। वो कौन सा रिस्क होगा,
वो जो है आप उसकी जो वो आपको नॉमिनल फॉर्म में रिटर्न मिल रहा होगा, उसकी रियल वैल्यू जो है वो फ्लक्चुएट कर रही होगी। तो या ये कि आपकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है कि अगर आप उस पैसे को कुछ और कर सकते थे वो मिस किए, तो वो भी, तो हर चीज़ के अंदर रिस्क होता है। तो ये बात कि कोई चीज़ रिस्क लेस होती है तो वो नहीं होती। तो इसी वजह से हम ये कहते हैं कि रिस्क जो है इट्स नॉट अ यानी कि इट सीम्स अ बैड थिंग, लेकिन डिस्पाइट के वो एक बुरी उससे देखा जाता है। एवरीबडी इन एवरी डिसीजन जो है इसमें इन्वॉल्व होता है। ठीक है, चले, कोई सवाल तो है इसमें, कोई पूछना है, वरना आगे चले। चले, ठीक है। जी, तो इस स्लाइड के अंदर हम बात कर रहे हैं कि एक रिस्क एंड रिटर्न मॉडल के अगर हमें इवेल्युएट करना हो कि किस एसेट के अंदर कितना रिटर्न है और उससे रिलेटेड उसका रिस्क कितना है, तो उस मॉडल के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, इट शुड बी कम अप विद अ मेजर ऑफ रिस्क दैट अप्लाइज टू ऑल एसेट्स एंड नॉट बी एसेट स्पेसिफिक। मतलब एक ऐसा मॉडल होना चाहिए कि जो जब जिसको हम अप्लाई करें तो वो ऐसा नहीं हो कि वो एक स्पेसिफिक एसेट का रिस्क बताए, बल्कि उस तरह के जितने एसेट हैं उन सब का रिस्क जो है वो दिखा रहा हो। अदरवाइज अगर वो उस स्पेसिफिक एसेट का रिस्क दिखाएगा तो उसके अंदर जो उससे रिलेटेड एसेट्स हैं या मार्केट के एसेट्स हैं उसका रिस्क उस पर इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकेगा। और डेफिनेटली अगर आप सिर्फ उस स्पेसिफिक रिस्क एसेट के रिस्क के बेस पर डिसीजन लेंगे तो आपका डिसीजन जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं होगा। Second, it should clearly delineate what type of risk are rewarded and what are not, and provide a rationale for the delineation. सर ये पॉइंट मुझे थोड़ा क्लियर नहीं था, काइंडली आप ये थोड़ा बता सकते हैं? कौन सा वाला थर्ड पॉइंट है? सेकंड पॉइंट सर, It should be डिलीनिएट। clearly, अच्छा, okay. The second point कहता है it should clearly delineate what type of risks are rewarded and what are not and provide rationale for delineation. इसका मतलब ये है कि रिस्क जो है ना वो जो कुछ ऐसे रिस्क होते हैं कि जिसके अगेंस्ट जो है यू कैन गेट मतलब जिसमें अगेंस्ट इतनी इनफ अपॉर्चुनिटी होती है कि जिसके तहत जो है आप यू कैन मतलब यू कैन बैंक ऑन इट। और बाद कुछ ऐसे रिस्क होते हैं कि जिसमें वो रिस्क तो आप ले रहे हैं लेकिन उसके अगेंस्ट जो रिवॉर्ड होता है यानी उसकी जो अपॉर्चुनिटी का जो पार्ट होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता कि जिस पे जो है ना आप उस पर रिस्क किया जाए। सो इसमें ये बात ये की गई है कि जो रिस्क जो आप डिफरेंट ले रहे होंगे उसको आप दो हिस्सों में डिवाइड कर यानी उसको उसको सेपरेट कर दें और उसमें वो तो वो रिस्क जिसके अगेंस्ट आपको वाकई में यानी कि वो हम कहते हैं ना कि इज इट वर्थ रिस्क टेकिंग, तो वो जो वर्थनेस जो होती है वो डिपेंड करता है कि अगर आपने वो रिस्क लिया है उसके अगेंस्ट आपको रिवॉर्ड क्या मिल रहा है, उसकी अपॉर्चुनिटी क्या है कि जो आपको वो मिल जाएगी। तो अगर अगर आपकी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होंगी, अच्छी होंगी, तो वो रिस्क टेकिंग वो उसके वर्थ में हो जाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि वो आप हर रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वो रिस्क लें जिसके अंदर जो है ना रिवॉर्ड जो है आपको मिल रहा हो। ठीक है। थैंक यू सर। अच्छा, थर्ड पॉइंट में ये बेसिकली बता रहे हैं जैसे इट शुड कम अप विद स्टैंडर्डाइज्ड रिस्क मेजर। मतलब उस मॉडल के अंदर कोई स्टैंडर्डाइज मेजर होने चाहिए कि आप जो है रिस्क को इवेल्युएट कर सकें कि वो देखें कि कुछ बैक पे अगर स्टैंडर्डाइज रेट या स्टैंडर्डाइज मेजर होंगे तभी आपका जो आंसर है या कंक्लूजन है उसे आप इवेल्युएट कर सकेंगे कि वो एवरेज रिस्क है या हाई रिस्क है या लो रिस्क है। अगर उसका कोई स्टैंडर्डाइज मेजर मौजूद नहीं होगा मॉडल के अंदर तो आपका जो भी कंक्लूजन होगा उसे आप इवेल्युएट नहीं कर सकते कि वो किस लेवल पर है। तो उस मॉडल के अंदर जो भी मॉडल है उसके अंदर एक स्टैंडर्डाइज रिस्क मेजर्स होने चाहिए जिसकी बेस पे रिस्क को इवेल्युएट किया जा सके। इट शुड ट्रांसलेट द मेजर रिस्क इनटू अ अच्छा, रेट ऑफ ये जो प्रीमियम। बात की है ना स्टैंडर्डाइज रिस्क मेजर, इसकी वजह ये है कि अगर रिस्क जो है एक सब्जेक्टिव टर्म है ना, एक बंदे को जो है किसी को जो है ना वो एक चीज में रिस्क ज्यादा लगता है, किसी में वो रिस्क कम लगता है। तो अगर आपके रिस्क की असेसमेंट की मेजरमेंट जो है स्टैंडर्डाइज नहीं होगी, सब्जेक्टिव होगी, तो आप कोई भी मॉडल जो है वो ऑन स्टैंडर्ड टर्म ओवरऑल सब पे अप्लाई नहीं कर सकेंगे ना, हर बंदे का अलग होगा। तो इससे आप ये नहीं पता चल सकता कि आपके मॉडल में
कोई कौन सा बेहतर कौन सा किस में रिस्क कम है किस में ज्यादा है, अनलेस के जो प्रोसेस है वो स्टैंडर्डाइज हो जाए। इसका मतलब ये, ठीक है ना। जी सर। कोई सवाल सवाल है तो पूछ लें जी। वाब साहब आप कुछ ऐड कर रहे हैं? सर ये स्टैंडर्डाइज करना इसलिए जरूरी है कि सर कंपेरेबिलिटी आएगी। अगर कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी आएगी तो आप एग्जैक्टली। अच्छा, कंपेरेबिलिटी जो है, कंपेरेबिलिटी उस वक्त आएगी कि आप जब हर तरह के एसेट को एक ही तरह से मेजर करेंगे, तभी आप उसको कंपेयर कर सकते हैं। अगर आपका मेजरमेंट करने का तरीका अलग अलग होगा तो फिर वो आप कंपेयर उन एसेट्स को नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ऐसा मॉडल हो जो एक स्टैंडर्ड मेजर्स। अच्छा, इसका मकसद बेसिकली ये है कि रिस्क जो है वो सब्जेक्टिव टर्म है। तो हर एक के लिए मेजरमेंट मैकेनिज्म जो है ना, हर एक का जो वो कह सकते हैं कि जिसमें वेट करते हैं वो डिफरेंट है। तो इसलिए जो है ना एक ऐसा मॉडल होना चाहिए जो सबके लिए एक सेम अप्लाई करे, यानी कि वो उसको वही रेट दे जो हर बंदे को के कुछ ना कुछ चीजें स्टैंडर्डाइज होती है उस पर बेस करे, वो जो सबके सेम होती है। ये मकसद है, ठीक है। तो इसका अगला पॉइंट इस तरह है कि वो रिटर्न जो है ना फिर हम अलग अलग डिमांड करेंगे। अगर कंपेरेबल होगा तो हम रिटर्न हाई रिस्क वाले पे हाई रिटर्न मांगेंगे और लो रिस्क वाले पे लो रिटर्न एक्सेप्ट करेंगे। सो इसमें इनको मैं कहता हूँ ये प्रेजेंटेशन थोड़ी सी वो कर देंगे, फुल स्क्रीन नहीं, बहुत छोटा नज़र आ रहा है। अगर जी फुल स्क्रीन कर दें प्लीज। फुल स्क्रीन कर दें। इसको प्रेजेंटेशन मोड कर दें। previous slide please. Thank you. Thank you. Fourth point, it should translate the measure of risk into rate of return. तो बेसिकली जो भी मॉडल हो वो उसके अंदर ये कैपेबिलिटी हो कि वो रिस्क को रेट ऑफ रिटर्न के अंदर कन्वर्ट कर सके। मतलब क्वालिटेटिव कंक्लूजन आंसर ना हो बल्कि क्वांटिटेटिव हो। जिस तरह हमने प्रीवियस स्लाइड पे देखा कि हर्डल रेट क्या होता है कि रिस्क लेस रेट प्लस प्रीमियम रेट, रिस्क प्रीमियम रेट। तो अगर हमारा रिस्क जो है वो रेट ऑफ रिटर्न की सूरत में नहीं होगा तो हम उसे जो भी रेट ऑफ रिटर्न है उसमें ऐड करके हम अपना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न नहीं निकाल सकेंगे। तो बेसिकली जो भी मॉडल हो वो रिस्क जो है रेट ऑफ रिटर्न की सूरत में आपको बता रहा हो ताकि आप उसे अपना जो भी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है उसमें आप इसे इनकॉर्पोरेट कर सकें। फिफ्थ पॉइंट है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जो है, अब जो हर्डल रेट इटसेल्फ रिटर्न है ना, यानी इसको आप कह लें रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कह लें, जिसको हर्डल रेट है एक्चुअली। तो हर्डल रेट जो है वो भी रिटर्न की फॉर्म में एक्सप्रेस हो रहा है। अच्छा, हर्डल रेट जो है वो रिस्क से बनता है जैसे हमने पिछली बार बात की। और हर्डल रेट क्या है? ये वो रेट है जिससे आप कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस कर रहे हैं। अगर आपका एक्चुअल रिटर्न जो है वो रेट जो आपका एक्सपेक्टेड है उससे ज़्यादा होगा तो आप वो उसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो ये हर्डल रेट जो है वो कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस के लिए काम आ रहा है और हर्डल रेट इज एक्चुअली रिटर्न के फॉर्म में। तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ऐसा मॉडल होना चाहिए जो भी रिस्क है विच इज अ सब्जेक्टिव एब्स्ट्रैक्ट मेजर, उसको एक क्वांटिटेटिव रिटर्न की फॉर्म में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, बिल्कुल सर। एंड फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट इसमें जो बताया हुआ है कि मॉडल के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि जितने भी पास रिटर्न्स हैं वो उससे जो भी मॉडल है उसके जो मेथड्स हैं वो उस रिटर्न्स के साथ कोऑर्डिनेट करते हों। प्लस वो वो जो मेथड है वो आगे की फिर प्रिडिक्शन भी बता सकता हो कि आगे इस मेथड के हिसाब से कि रेट ऑफ रिटर्न्स जो हैं या जो रिस्क है वो कितना फ्लक्चुएट हो सकता है। अगर जो भी मेथड है वो पास रिटर्न्स के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेगा तो डेफिनेटली उसकी जो फ्यूचर प्रिडिक्शन होगी वो भी एक्यूरेट नहीं होगी। तो जो भी मॉडल है वो पास रिटर्न के साथ और इसमें जो है ना बात बताने की कोशिश ये की है कि जैसे आपने EMS भी पढ़ा था पहले कि whatever has happened in past it is incorporated in prices and whatever will happen in future it will be in the current price.
तो रिटर्न जो है वो एक्चुअली जो प्राइस है वो प्रेजेंट एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेड कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस की बेस करती है, ठीक है ना। सो अगर हमारा जो मेथड है वो पास्ट के रिटर्न्स को एक्सप्लेन करेगा तो वो फ्यूचर लुकिंग नहीं होगा। टेक्निकली जो है हम ये अज्यूम ये करते हैं, इवन अगर जो मेथड होते हैं जो पास्ट के रिटर्न बेस्ड होते हैं, फॉर एग्जांपल सिंपल एवरेज है एक मेथड है जिससे हम पास्ट के रिटर्न्स के बेस पे हम एक एवरेज निकाल रहे होते हैं, तो हम ये एक्चुअली अज्यूम ये कर रहे होते हैं हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ। तो जो एवरेज पिछला आया होगा हम ये अज्यूम करते हैं कि वो नेक्स्ट ईयर भी वही होगा। तो बहुत सारी चीज़ों में प्रैक्टिकल उसमें हिस्ट्री जो है वो रिपीट नहीं करती, बहुत जगहों पर करती भी है, लेकिन अक्सर जगहों पे जो है हिस्ट्री जो ज़रूरी नहीं है कि वो रिपीट करे। और ये जो नोशन है कि हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ, ये इसके पीछे इटसेल्फ कोई बैकिंग नहीं है, क्योंकि इसकी थियोरेटिकल जस्टिफिकेशन इसकी नहीं मिलती। क्योंकि हम ये कहते हैं कि हिस्ट्री यानी जो पास्ट हो चुका है वो उसका कोई मटेरियल फुटप्रिंट जो है करंट प्रेजेंट उसमें नहीं होता है। तो आज के प्राइसेस या कल की होने वाली प्राइसेस जो भी होंगी वो आज और कल के इवेंट पे बेस करेंगी, ना कि पिछले होने वाली इवेंट पर। कोई पिछला होने वाला इवेंट हो चुका है, उसका इफेक्ट पिछली प्राइस पे तो पड़ेगा, इस प्राइस पे नहीं पड़ेगा, अनलेस कि उस इवेंट का रिपरकशन फ्यूचर में ना आए। वो तो हम कर सकते हैं कि भाई फ्यूचर में जो रिपरकशन आएंगे वो उस पर आएगा, लेकिन वो हम फ्यूचर की बात करेंगे ना, फ्यूचर में वो आ रहा होगा, लेकिन जो अगर कोई एवरीथिंग जो क्लोज हो गई पास तो वो फ्यूचर में ट्रांसलेट नहीं होती। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि प्राइसेस जो है ना वो फ्यूचर लुकिंग होनी चाहिए, पास्ट लुकिंग नहीं होनी चाहिए। और जो हम पास्ट रिटर्न्स भी कर रहे होते हैं उसके अंदर भी हम अजम्पशन करते हैं कि हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ। तो यहाँ पे जो बात की है वो यही है कि मॉडल जो है वो पास्ट रिटर्न्स के साथ साथ फ्यूचर एक्सपेक्टेड रिटर्न्स पे भी प्रेडिक्ट करे, ठीक है। बिल्कुल सर। फिर नेक्स्ट इसमें हम ये देखें, ये बताया हुआ है कि रिस्क बेसिकली जो है हम रिस्क जो है डिपेंड करता है जो भी इन्वेस्टर है, मतलब कोई इन्वेस्टर की ये सोच हो सकती है कि वो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाह रहा, और इसी तरह से कोई ऐसा हो सकता है जो ज़्यादा रिस्क मतलब लेना चाहते हो, सही है ना। तो रिस्क कैलकुलेट करने के लिए जो भी आप काम करेंगे वो एक मार्जिनल इन्वेस्टर के तौर पर उसकी वैल्यूएशन करेंगे। जैसे मतलब जो एक नॉर्मल इन्वेस्टर जब इन्वेस्ट करता है तो वो नॉर्मल कितना रिस्क एडॉप्ट करता है, तो उसकी बेस पे मॉडल होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मार्जिनल इन्वेस्टर का मतलब क्या होता है? पिछले स्लाइड पे जाए तो मार्जिनल इन्वेस्टर जो है एक्चुअली वो इन्वेस्टर होता है जो वो आज का इन्वेस्टर कह लें, या यानी कि वो सबसे ज्यादा प्रोन होता है टू स्विच टू द न्यू मार्केट्स। तो जो रिस्क होता है वो ऐसे इन्वेस्टर के बेसिस पे निकाला जाता है कि जिसके पास, अच्छा ये जो बंदा होता है जो कि मार्केट को स्विच आराम से कर सकता है, उसके पास एक्सेस टू ऑल ऑल्टरनेटिव्स मौजूद होते हैं। तो जबकि कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं कि जो चाहे कोई चीज़ रिस्की हो कम रिस्की हो, वो एक अगर शेयर में इन्वेस्ट किया हुआ है वो उसी में ही उसको सेल नहीं करेंगे। तो वो जो कंसिडरेशन होती है वो उसको हम इट्स अ नॉन रैशनल कंसिडरेशन, ये वो किसी को इमोशनली इन टच है या वो के लॉन्ग टर्म रखा हुआ है। लेकिन जो रैशनल इन्वेस्टर होता है वो उस वक्त तक ही शेयर रखेगा जब तक कि उसका जो बेनिफिट है उसके रखने का उसकी कॉस्ट से ज़्यादा होगा। तो जो ऐसे एक्टिव इन्वेस्टर होते हैं जो हर वक्त कॉस्ट एंड बेनिफिट चेक करते रहते हैं, और हल्का सा भी कॉस्ट एंड बेनिफिट में चेंज होता है तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर देते हैं, ऐसे इन्वेस्टर्स को मार्जिनल इन्वेस्टर कहते हैं, ठीक है। तो ये जो बात की है इन्होंने इस मॉडल की वो ये है कि रिस्क का जो डिपेंड्स जो है ना वो करता है इन्वेस्टर्स अपॉन इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव, एंड रिस्क शुड बी अकॉर्डिंग टू द मार्जिनल इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव, ठीक है। क्लियर है? यहाँ पे कोई सवाल किसी को कुछ पूछना तो नहीं? चलिए ठीक है जी सर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, यहाँ पर अब हम एक मॉडल की बात कर रहे हैं। मॉडल का नाम है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। तो इस स्लाइड में बेसिकली इस मॉडल के कुछ फीचर्स बताए हुए हैं कि इसे हम किस तरह इस मॉडल को यूज करते हैं। First point uses variance and actual return around an expected return as a measure of risk. Basically,
इसमें क्या किस तरह ये मॉडल किस तरह वर्क करता है कि आप उसका जो एक्चुअल रिटर्न्स होते हैं उसमें आप देखते हैं कि उसके अंदर एक्सपेक्टेड रिटर्न के अंदर कितनी वेरिएशन है। मतलब फॉर एग्जांपल उसका एक्चुअल रिटर्न है 10 रुपये, तो प्रीवियस पास्ट ट्रेंड के अंदर किस सिचुएशन के अंदर वो रेट कितना वेरी हुआ है। फॉर एग्जांपल लोअर वो गया है 8 रुपये तक, अपर गया है 15 रुपये तक। तो इस वेरिएंस और एक्चुअल रिटर्न की बेस पे इसके अंदर कैलकुलेशन होती है। सेकंड पॉइंट है specifies that a portion of variance can be diversified away and that is only the non-diversifiable portion that is rewarded। तो इसके अंदर ये बेसिकली रिस्क के अंदर आपको बता अच्छा, देता इसको है। थोड़ा सा ना ये इसमें ना थोड़ा सा बेसिक्स अगर कोई एक्सप्लेन कर दे ना, वाप साहब आप कर दें या कोई और, कि ये जो इन्होंने जो बात की है, वरना मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ आप लोग जरा बेहतर एक्सप्लेन करेंगे। ये जो बात इन्होंने की है कि variance of actual return is return around expected return is a measure of risk, और दूसरा ये कि diversified non diversified। जी बात साहब। सर ये पहली बात तो सर ये जो एक्चुअल एक्सपेक्टेड रिटर्न वो ये है कि एक एक्चुअली जो आपको रिटर्न मिल रहा है इन्वेस्टमेंट से और एक रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है, तो ये इसका डिफरेंस होता है। अगर हम बेसिकली ये कहें कि भाई मैं इसको ये बता दूं कि जो रिस्क है, एक्चुअली रिस्क होता है वेरिएंस। असल में इससे पहले अगर, क्योंकि ये थोड़ा एडवांस कोर्स है ना, तो इसके अंदर कुछ बेसिक्स हैं जो कि हम समझते हैं कि चीज़ें पता है। तो इसके जब टेक्निकल आपने अपना बिजनेस फाइनेंस IBF में इससे पहले या पढ़ा होगा ना कि आपका जो रिस्क एक्चुअली होता क्या है, तो रिस्क एक्चुअली स्टैंडर्ड डेविएशन को कैसे है, ठीक है, वो वेरिएंस होता है। तो ये जो कैपएम का जो मॉडल है, इसके अंदर जो वेरिएंस निकाला जा रहा है या उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकाली जा रही है, वो अराउंड एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाली जा रही है। किसी और मॉडल में कोई और होगा, लेकिन जो कैपएम का मॉडल है उसके अंदर एक्सपेक्टेड रिटर्न के बेस पे जो है ना वो एक्चुअल रिटर्न को प्रेडिक्ट करते हैं। तो वेरिएंस ऑफ एक्चुअल रिटर्न इज अराउंड एक्सपेक्टेड रिटर्न, उसको मेजर करते हैं। यानी कि जो पास्ट के जो रिटर्न्स हैं उसका जो यानी एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने के भी दो तीन तरीके हैं ना। एक तो ये कि पास्ट के एक्चुअल रिटर्न को एक्सपेक्ट निकालें, या ये कि फ्यूचर लुकिंग में आप फाइनेंशियल मॉडलिंग करने के बाद जो है ना उसका एक्सपेक्टेड निकालें। तो दोनों सूरतों में जो है आप एक्सपेक्टेड को मॉडल बेस बना के उसके अगेंस्ट के जो रिटर्न को करते हैं, तो वो मेथड कैपएम के थ्रू होता है, ठीक है ना। कैपएम उसमें वो मेथड से कर रही है। पहला पॉइंट तो ये था। चलें जी, सेकंड पॉइंट आप। हाँ सर, दूसरा पॉइंट डाइवर्सिफाइड नॉन डाइवर्सिफाइड ये होता है कि आप जो वेरिएंस को आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं अवे, वो आप डाइवर्सिफाइड कर लेंगे, और जो नॉन डाइवर्सिफाइड पोर्शन है ना, उसका रिवॉर्ड मिलना चाहिए। मतलब मैंने उसका आपको रिटर्न के अंदर एक्सपेक्टेड रिटर्न में रिटर्न मिलना चाहिए। हमने बेसिकली इसका कहने का मकसद इनमें ये FM है कि FM में आपने पढ़ा था ना कि हम ये क्यों कहते हैं कि जो डाइवर्सिफाइबल रिस्क जो है वो खत्म हो जाता है। यानी इसकी कॉन्सेप्ट इसको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा कि हम ये क्यों कह रहे हैं कि सिर्फ वो रिस्क हम लेंगे जो कि नॉन डाइवर्सिफाइबल है। तो कोई बंदा ये भी कह सकता है ना कि जो डाइवर्सिफाइबल है रिस्क तो वो भी है, तो वो कहाँ चला जाता है। ये थोड़ा सा इसको अगर आप समझाएं। तो इसके ना जो डाइवर्सिफाइबल है ना, आप अगर आप पोर्टफोलियो को एक साइज का करें तो वो डाइवर्सिफाई हो जाता है। उसके अंदर आप है ना दूसरे रिस्क से नलिफाई कर सकते हैं। अगर आप समझो कि आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है कि उसके थ्रू आप है ना उस रिस्क को ख़त्म, जैसे हमने एग्जाम्पल में भी पढ़ा था कि जो हमने एक कलेक्शन कंपनी थी जो FM के अंदर, और साथ में हमने दूसरी तरफ अगर हम बैंक का लें तो बैंक जहाँ पे कमाएगा वहाँ पे डिफॉल्ट वाली कंपनी जो होती है कलेक्शन कंपनी, वहाँ पर उसका बेनिफिट हो जाएगा। जब डिफॉल्ट होने लगेंगे तो उसका रेवेन्यू बढ़ जाएगा। तो ऐसे होते हैं रिस्क जो कि आप बिजनेस रिस्क को आप नलिफाई कर रहे होते हैं एक तरह से। तो उससे आप है ना अपनी जो अंडरलाइंग एसेट की जो इस तरह का रिस्क होता है जो डाइवर्सिफाई करके आप खत्म कर सकते हो, आप खत्म कर देते हो। लेकिन जो इनहेरेंट रिस्क नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क होता है वो रहता है, फिर वो बीटा के अंदर बिल्ड इन हो जाता है, बीटा में होता है, विच इज स्टैंडर्डाइज अराउंड 1। और फिर वो उसकी बात यही है कि फिर आपको जो है ना वो मार्केट रिस्क और रिस्क फ्री रिटर्न का जो डिफरेंस होता है, दैट इज रिस्क प्रीमियम,
उससे आप जब बीटा को मल्टीप्लाई करते हो उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट का, तो यू गेट द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। बस बेसिकली इसकी कर्क्स यही है कि क्योंकि जो आपके मूवमेंट होती है, को मूवमेंट आपस में वो सेम नहीं होती, तो इसकी वजह से जो है आपके को मूवमेंट की वजह से जो अगर आप तमाम चीज़ों का जो नेट रिस्क मेजर करें, स्टैंडर्ड डेविएशन को एक दूसरे को करेंगे तो वो एक दूसरे को काउंट बैलेंस कर देती है, यानी नलीफाई कर देती है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो कम हो जाती है अगर दो हाईली डेविएटेड जो है जिनका वेरिएंस ज़्यादा है लेकिन उनकी को मूवमेंट सेम नहीं है, उन दोनों को कंबाइन करेंगे तो जो कंबाइंड जो पोर्शन जो पोर्टफोलियो बनेगा तो उसके अंदर वेरिएंस खुद ब खुद कम हो जाएगा। तो ये इसको कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। तो यहाँ जो बात कर रहे हैं कि जो यानी इसकी थ्योरी यही है कि जो डाइवर्सिफाइबल रिस्क है ये ऑलरेडी पोर्टफोलियो में ख़त्म हो जाता है। तो the only relevant investor that left in the market is those portfolio investors. तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो हैं वो डाइवर्सिफाइबल रिस्क जो है उनके लिए नहीं होता, तो उनके लिए जो ओनली रेलेवेंट रिस्क जो है वो नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क होता है। इसकी बेस पे जो है ना कैपएम का मॉडल बना है। चले यस, थैंक यू। बिल्कुल सर। थर्ड पॉइंट है मेजर्स द नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क विद बेटा। नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क विद बेटा which is standardized around 1। जिस तरह भी वहाब साहब ने बताया कि बेटा बेसिकली 1 के अराउंड जो है स्टैंडर्डाइज होता है, और ये बेसिकली बेटा जो है एक स्टैंडर्ड डेविएशन है, और ये लिंक करता है आपके पोर्टफोलियो रिस्क के साथ के, और ये बताता है कि कोई भी एसेट अगर आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करते हैं तो वो उस पोर्टफोलियो के रिस्क को मज़ीद इंक्रीज करेगा या कम करेगा। नॉर्मली बेसिकली इसमें अगर बेटा मतलब कम आता है 1 से, तो ये बेसिकली आपके पोर्टफोलियो को के रिस्क को कम कर रहा होता है, और अगर 1 से ज़्यादा होता है तो ये पोर्टफोलियो के रिस्क को बढ़ा रहा होता है। ये बेसिकली कंपैरिजन होता है बेटा जो आपका जो नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क है उसके मार्केट रिस्क से उसके रिलेशन को एक्सप्लेन कर रहा होता है। फोर्थ पॉइंट है ट्रांसलेट बेटा इनटू एक्सपेक्टेड रिटर्न। इसमें बताया हुआ है कि आपका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो बेसिकली होता है आपका रिस्क फ्री रेट बेटा इनटू रिस्क प्रीमियम। मतलब जो रिस्क प्रीमियम है, जितना उस पर रिस्क है किसी भी एसेट के ऊपर, वो मल्टीप्लाई हो जाता है बेटा से। बेटा से जब वो मल्टीप्लाई होता है तो उसका, जैसे मैंने बताया कि अगर बिलो 1 है बेटा तो वो आपके रिस्क को रिड्यूस कर देता है, और फिर आप उसे ऐड कर देते हैं रिस्क फ्री रेट के अंदर। और इसी तरह अगर बेटा जो है 1 से ज़्यादा होगा तो वो आपके रिस्क को मजीद इन्हेंस कर देगा, और रिस्क फ्री रेट में जब आप ऐड करेंगे तो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है इंक्रीज हो जाएगा। वर्क अच्छा, एज वेल एज ये मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि ये क्या शो कर रहा है एक्सपेक्टेड। ये जो पहले तो हमने इससे पहले वाले जो मॉडल हमने कहा था ना, किसी भी मॉडल के अंदर जो सबसे मेन पॉइंट ये होना चाहिए कि वो जो है रिस्क को रिटर्न की फॉर्म में एक्सप्रेस करे। तो यहाँ पे जो है एक्सपेक्टेड रिटर्न में को रिस्क को कैसे रिटर्न की फॉर्म में एक्सप्रेस किया है, वो इस तरह से यू स्टार्ट विद रिस्क फ्री रेट जो कि हर एक को मिलेगा, ठीक है ना। उसके ऊपर जो है आपने वो ऐड कर दिया जो मार्केट में रिस्की एसेट में इन्वेस्ट करने के वक्त जो है इन्वेस्टर जो प्रीमियम डिमांड करेगा उससे आपने अगर उसको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा रिस्क फ्री रेट प्लस मार्केट रिस्क प्रीमियम। सही है। तो ये जो अगर रिस्क फ्री में मार्केट रिस्क प्रीमियम ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा मार्केट रिस्क, ठीक है। तो अगर मार्केट के किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे तो जो उसको रिस्क लेना पड़ेगा वो जो है वो ये शो करेगा। अच्छा, हम जब मार्केट से कंपनी में कैसे आएंगे, वो उसके लिए उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया रिस्क प्रीमियम को बीटा के साथ। तो बीटा क्या होता है कि वो हाउ वेल द इंडिविजुअल कंपनीज मूव विद मार्केट। अगर उसके मूवमेंट जो है को मूवमेंट मार्केट के साथ ही है तो उसका बीटा हाई होगा, और वो मार्केट के रिस्क अगर वो कंपनी अगर आपने खरीदी है उस कंपनी का शेयर तो वो कंपनी आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो के रिस्क को बढ़ा देगी। जबकि अगर किसी का बीटा कम होगा, किसी की को मूवमेंट उस कंपनी के शेयर की मूवमेंट वर्सेस द होल मार्केट मूवमेंट वो कम होगी, तो वो आपके पोर्टफोलियो के रिस्क को कम कर देगी। तो इस तरह से जो है ना आप कंपनी के रिस्क तक पहुंच सकते हैं। तो मार्केट रिस्क प्रीमियम मल्टीप्लाई बाय बीटा इज द कंपनी रिस्क प्रीमियम, के वो खास कंपनी में आपको कितना प्रीमियम ओवरऑल रिस्क फ्री रेट के ऊपर आपको देना पड़ेगा इन ऑर्डर टू इन्वेस्ट। इस तरह से जो है ना आपने उसके रिस्क को जो बीटा से मेजर करते हैं उसको इनकॉर्पोरेट कर दिया रिटर्न्स के साथ।
क्लियर है? कोई सवाल? जी वाब साहब। सर ये एक्चुअली जो सी कैपन की जो फॉर्मूला है ये एक्चुअली y इज इक्वल टू mx प्लस सी का वाला फॉर्मूला वाला है जो है ना, स्ट्रेट लाइन वाला फॉर्मूला है ना। ये मुझे थोड़ा सा इसमें पूछना था कि ये सर बेसिक्स इसका कैपम जो है वो स्ट्रेट लाइन पे बेस करता है, क्या रियलिटी में भी ये स्ट्रेट लाइन ही चलता है या थोड़ा बहुत क्वाड्रेटिक भी आता है? नहीं, देखिए कैपम जो है, जो 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 इसका सिक्योरिटी मार्केट लाइन है ना, उसका जो फॉर्मूला है वो तो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। कैपम का जो फॉर्मूला है, क्योंकि एसएमएल लाइन सिक्योरिटी मार्केट लाइन का फॉर्मूला आता है, तो वो भी थ्योरेटिकली स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब सवाल ये कि एक्चुअल क्या होता है, तो एक्चुअल की तो कोई लाइन नहीं है ना, वो कोई भी बिहेव कर सकता है, तो वो अबव द लाइन भी हो सकता है, बिलो द लाइन भी हो सकता है। इसलिए हमने कहा है कि उसको जो है एक स्ट्रेट लाइन के अंदर जो है इन्होंने लीनियर, बेसिकली इसकी एक्सप्लेनेशन लीनियर ही है बेसिकली कैपम की, ठीक है। ठीक है, चलें आगे चलें। जी सर, जी सर, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। बिल्कुल, जिस तरह हमने इसमें बात की थी कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के अंदर कि ये बेसिकली कंपैरिजन एक्सपेक्टेड रिटर्न और उसके अंदर जो वेरिएंस है उसको हम मेजर करते हैं और उसकी बेस पे हम रिस्क इवैल्यूएट करते हैं। तो ये ग्राफिकल मेथड डायग्राम में बताया हुआ है। स्टैटिस्टिक्स में आपको याद होगा कि हम जब स्टैंडर्ड डेविएशन की डायग्राम बनाते थे तो एक इस तरह का ग्राफ बनता था और उसके अंदर हम देखते थे कि मीन जो है कहाँ पर मौजूद है और मीन के बाद जो है वो रेट जो है कितना वेरी करता है। तो यहाँ पर भी हम उसी तरह से देखते हैं कि बेसिकली मीन जो है वो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न है और जो ये ग्राफ बता रहा है ये बेसिकली वेरिएंस बता रहा है। जो मतलब लाइन जितनी ज़्यादा इसमें स्प्रेडेड होगी आपका रिस्क भी उतना ज़्यादा हाई होगा, वेरिएंस उसमें उतनी ही ज़्यादा होगी। और इसी तरह से लाइन अगर स्क्वीज्ड होगी मतलब स्प्रेडेड नहीं होगी तो उसमें वेरिएंस यानी आपका रिस्क भी उस इन्वेस्टमेंट में कम होगा। तो ये बेसिकली डायग्राम के थ्रू उस मॉडल को बताया हुआ है कि हम किस तरह से मेजर कर रहे होंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सर यहाँ से नेक्स्ट अब्दुल्ला कंटिन्यू करेंगे। अब्दुल्ला प्लीज। हाँ करेंगे मोना। अस्सलाम वालेकुम मोना, मैं कंटिन्यू करूँगा तीन भाई। जी मोहम्मद, थैंक यू। थैंक यू। अच्छा, इसमें कुछ अजम्पशंस है हमारे पास। एक स्वीटनेस के अजम्पशन है जिसमें जो है कह रहे हैं कि बाइस ओवर पॉजिटिव, जनरली लाइक्लीहुड ऑफ लार्ज पॉजिटिव रिटर्न देन लार्ज नेगेटिव रिटर्न। मीन्स ये है कि अगर आप जो है कोई भी ट्रेडर जो है वो ट्रेड कर रहा है तो वो बेसिकली हाई एक्सपेक्टेड रिटर्न के लिए ट्रेड करता है और ज़्यादा उसको पॉजिटिव रिटर्न चाहिए होता है बनिस्बत नेगेटिव के। तो और सेकंड अजम्पशंस ये है इसमें कि स्टॉक्स में है टेंडेंसी ऑफ प्राइस ऑफ द इन्वेस्टमेंट टू जंप इन ईदर डायरेक्शन। कोई भी स्टॉक प्राइस में अगर देखा जाए तो कोई भी स्टॉक प्राइस में कोई भी कंपनी के शेयर्स वगैरह होते हैं तो उनकी प्राइस जो है वो वेरी कर रही होती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, कभी लो हो जाती है। तो इस तरीके से जो प्राइस जो ऊपर नीचे हो रही होती है तो उसमें इन्वेस्टमेंट्स की चीज़ों में थोड़ा सा लो आ रहा होता है उसको। अच्छा, इसमें जो है देन उसके बाद हमारे पास जो आ रहा है बिहेवियरल पर्सपेक्टिव्स आ रहे हैं जिसमें लो एवरिएशंस आ रहा है। लो एवरिएशंस में ये है कि कोई भी इंडिविजुअल जो है वो अपने जो है लॉस को जो एक्सपेक्ट कर रहा होता है वो रुपीज में या डॉलर्स में कैलकुलेट कर रहा होता है परसेंटेज के। देन जो है फेमिलियरिटी वाइज में है कि इंडिविजुअल सी प्रिसाइज रिस्क विद द इन्वेस्टमेंट एंड दे फेमिलियर। बेसिकली फेमिलियर ये है कि आपने जो कुछ जगह जो इन्वेस्टमेंट की वो डोमेस्टिक कंपनी में की हुई है और कुछ जगह जो है वो इंटरनेशनल कंपनीज में की हुई है, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट में की हुई है। इधर जो भी आपका पोर्शन है तो वो जो है वो कैलकुलेट होके फेमिलियर बाइस में आता है। और इमोशनल सेक्टर में ये है कि कोई भी इमोशनल फैक्टर ये है कि अगर कोई भी आपने इन्वेस्टमेंट की है, अगर आप उसमें आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न
जो आपने एक्सपेक्ट किया है वो आ जाए या उससे ज़्यादा आ जाए तो आपकी खुशी होती है, वो इमोशनली फैक्टर होता है। अगर आपने जो एक्सपेक्ट किया है वो नहीं आया तो उसमें जो आप डिप्रेशन पे चले जाते हैं या आपको दुख होता है वो जो इमोशनल फैक्टर कहलाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एक मिनट, आपने जो ये स्लाइड जो एक्सप्लेन जो की है आपने, तो वो पहले तो स्क्यूनेस और कर्टोसिस आपने एक्सप्लेन नहीं किया, ये क्या होता है, बताएं क्या होता है? सर स्क्यूनेस में बेसिकली इन्वेस्टमेंट जो ट्रेड ऑफ कर रहा है वो हाई एक्सपेक्टेड रिटर्न पे ज़्यादा करना चाह रहा होता है बनिस्बत के स्क्यूनेस होती क्या इसमें। है ये बताएं। एक आप मिनट मुझे ये बताएं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो अभी हमने पिछला ग्राफ देखा था उसके हिसाब से स्क्यूड का मतलब क्या होगा? सर जो पिछला जो वेरिएंस चल रहा है इसमें स्क्यू का मतलब क्या होगा? ये जो लिखा है स्क्यूनेस, इसका मतलब क्या है? अगर ग्राफ के फॉर्म में बताएं कि स्क्यूनेस अगर है किसी चीज की, इसका मतलब क्या हुआ? सर सडनली कोई भी डायरेक्शन अगर मुझे जो समझ में आया था सडनली कोई भी अरे भाई आपने डायरेक्शन जो स्टैट्स पढ़ी हुई है, ये मुझे पता है। स्टैट्स पढ़ी है आपने, नहीं पढ़ी? जी सर। तो स्टैट्स में स्क्यूनेस क्या होती है? और ये कोई और आप बताए भाई प्लीज। अच्छा, नेक्स्ट टाइम में जो है ना, अगर आप जो भी प्रेजेंट कर रहा है वो उस सवाल का जवाब नहीं देगा तो उसके मार्क्स कट रहे होंगे। तो ये आप भी सोच समझ के प्रेजेंट करें। जो भी आपके हिस्से में स्लाइड्स आ रही हैं उसके बैकग्राउंड में सारे कुछ पढ़ के आया करें। अगर स्क्यूनेस है तो स्क्यूनेस को आपको पता होना चाहिए वो क्या होता है, ठीक है ना? ये सिर्फ ये नहीं है कि आपको पढ़ने के लिए तो मैं किसी को भी बैठा लूँ, वो तो पढ़ के बता देगा जो लिखा हुआ है। ठीक है जी वाप साहब। स्क्यूनेस जो है, जो लो रिस्क वाला पिछले ग्राफ के अंदर था ना, जिसके जो फ्लैटर ग्राफ नहीं था, जिसका थोड़ा सा राइज हुआ ग्राफ था, वो स्क्यूनेस थी। जरा और जाए पिछले ग्राफ पे जाए प्लीज। लो वेरिएंस जिसमें पीछे एक स्लाइड कीजिएगा। हाँ, ये जो लो वेरिएंस इन्वेस्टमेंट आ रही है ना, हाँ, ये स्क्यूनेस है। और जो फ्लैटर वाला है, जो हाई वेरिएंस वाला जो है, वो उसका जो है कॉर्टोसिस से फ्लैटर टेल्स। अच्छा, ये आपने देख लिया ये वेरिएंस में एक जो है ना एक जो है ये थोड़ा सा हाइट पे है और एक फ्लैट है। जो हाइट का मतलब ये होता है कि उसकी जो ज़्यादातर जो इसके अंदर रिस्क कम है, और जो फ्लैट है उसमें रिस्क ज़्यादा है, ठीक है ना? ये इसमें अभी स्क्यूनेस और कर्टोसिस के बारे में नहीं बात की है। अच्छा, आप नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं। अच्छा, स्क्यूनेस क्या होता है? बायस टुवर्ड्स प्रॉफिट। अगर ये जो टिप बन रही है, अच्छा पिछली स्लाइड पे जाएं, दोबारा आगे मैं की बता। तरफ झुका हुआ होता है। हाँ, यानी कि आगे की ये तरफ जो झुका टिप है आप ये देखें कि दोनों की जो टिप है ये एवरेज के ऊपर बन रही है, ठीक है ना? तो इसका मतलब है ये स्क्यूड नहीं है। लेकिन अगर ये टिप पॉजिटिव या नेगेटिव किसी साइड पे भी बन रही होगी ना, तो वो पॉजिटिवली या नेगेटिवली स्क्यूड कहलाएगा, ठीक है ना? तो यानी दैट मीन्स अगर मोस्ट ऑफ द जो ऑब्जर्वेशन है वो एक यानी कि वो ज्यादा जो है वो एक साइड पे आ रही है तो स्क्यूड होगा, सही है? कर्व जो एक साइड सही पर होगा होगा। जी, हाँ, वो फिर एक साइड पे स्क्यूड हो जाएगा ना। अच्छा, अब पीछे नेक्स्ट जाए, स्लाइड पे जाए, वो नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो देखिए ना, बायस टुवर्ड पॉजिटिव यानी ग्रेटर लाइक्लीहुड ऑफ लार्ज पॉजिटिव रिटर्न देन लार्ज नेगेटिव रिटर्न। तो अगर पॉजिटिव की तरफ बायस्ड होगा तो दैट मीन्स कि वो स्क्यूड होगा। तो पहला जो प्रॉब्लम आती है नॉर्मल, अच्छा ये जो दोनों बात की गई है ना, ये बात की गई है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी तो स्क्यूडनेस आ सकती है, सही है? कर्टोसिस क्या होती है? फ्लैटर टेल, tendency of the price of an investment to jump in either direction। देखिए टेल जो है, जब आप टेल पे जाते हैं तो टेल जो है वो बिल्कुल यानी फ्लैट कम होती रहती है ना। तो अगर टेल जो है वो फ्लैट ना, यानी इसमें ये होगा कि बिल्कुल जीरो पे ना आए और एक फ्लैट हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि प्राइस के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि वो दोनों साइड जो है ना, यानी कि जो आने वाली ऑब्जर्वेशन है वो उसके रेंज जो है वो ज़्यादा या कम दोनों साइड पे जा सकती है। नॉर्मली जो है, अगर पिछले स्लाइड पे जाएं जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की स्लाइड है, हाँ, उसमें देखें ये जो टेल्स आ रही हैं दोनों वो बिल्कुल नीचे
ग्राउंड से मिली हुई है, यानी कि उसकी जो एक्सिस से मिली हुई है। अगर ये टेल या एक्सिस से नहीं मिली हुई होती और ये यहाँ पे भी जो है ना वो ऑब्जर्वेशन होती है, तो इसका मतलब यही है कि देयर इज अ चांस कि नई ऑब्जर्वेशन जो है ना वो दोनों साइड पे जा सकती है। इसको कहते हैं कर्टोसिस। ठीक है, दोबारा आ जाए उस पर। अच्छा, तो अजम्पशन क्या है? अजम्पशन ऑफ कैपम जो है दैट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये आप समझ लें, यानी कि स्क्यूनेस भी नहीं है और कर्टोसिस भी नहीं है। सही है ना? अच्छा, स्क्यूनेस का मतलब क्या है कि बायस टुवर्ड्स पॉजिटिव, तो दैट मीन्स के पॉजिटिवली बायस्ड हो। तो अगर प्योर रैशनल पॉइंट से देखा जाए तो बायसनेस नहीं होनी चाहिए। तो कैपम क्योंकि एक रैशनल फंडामेंटल मॉडल, एनालिसिस बेस्ड मॉडल है, तो इसके अंदर जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। सही है, तो ये पहली अजम्पशन ये है कि जो आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो भी जिसका भी आप कैपम निकाल रहे हैं, जिसके भी रिटर्न से कैपम निकाल रहे हैं, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होनी चाहिए। ठीक है पर ठीक है, ये क्लियर हो गई बात। और नीचे जो है कुछ बिहेवियरल बायसेस बताए गए हैं कि जिसकी वजह से जो है ना ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकती, नहीं हो, यानी कि वो बायस्ड हो जाता है। तो ऐसी चीज़ें नहीं होंगी, तब ये आपका मॉडल जो है वो कामयाब होगा, यानी कि मॉडल सही आपको प्रेडिक्ट करेगा। तो उसमें जैसे बायसनेस होती है, लॉस अवर्जन हो जाता है, फेमिलियरिटी बायस है, तो ये सारी जो बायस है अभी डिटेल में जो है ना, आप अलग अलग बायस है, इसकी डिटेल आपको पढ़नी पड़ेगी। लेकिन जो भी प्रेजेंट कर रहा है वो आई वुड एक्सपेक्ट कि ये तमाम चीज़ें उसको मालूम होनी चाहिए। ठीक है ना, चलें आगे चलें। अच्छा, ये जो है इसमें बताया जा रहा है कि दो प्रोजेक्ट फॉर एग्जांपल, जिसमें से आपका जो है आपको एक पिक करना है, और एक जो इन्वेस्टमेंट है आपको वो 15% रिटर्न एक्सपेक्टेड दे रही है, और एक जो है वो 25% स्टैंडर्ड डेविएशन पे दे रही है। तो एक में जो है आपके हायर पॉसिबिलिटी पे ऑफ है जो कि 16% रिटर्न पे है। लेकिन अगर आपको ये लेकिन बेसिकली अगर आप कोई भी इन्वेस्टर होगा वो ज़्यादा हायर पे ऑफ पे ही इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा। लेकिन अगर उसको ये मालूम हो जाए कि वो रिस्क ज़्यादा ले रहा है, उसकी उसका जो पैसा है वो डूब भी सकता है पूरा, तो उसका जो है डिसीजन चेंज हो जाएगा और वो दूसरे प्रोजेक्ट की देखिए, तरफ चल अगर जाएगा। सिंपल सी बात है, आप सब लोगों से अगर सवाल किया जाए, ठीक है ना, अगर मैं आपसे सवाल ये करूं विदाउट लुकिंग एट एनीथिंग, एक जस्ट जो पहला ख्याल आता है ना, तो एक आपके पास दो इन्वेस्टमेंट एसेट्स हैं, ठीक है ना, दोनों का रिटर्न 15% एवरेज आ रहा है। सही है, अच्छा, दे हैव द सेम एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ 15% एंड सेम स्टैंडर्ड डेविएशन, इनका रिस्क भी सेम है। ठीक है, लेकिन जो ए है उसने जो है पिछले साल जो है उसने जो है जो है 400% मुनाफा कमाया है, जबकि बी ने जो है वो 60% मुनाफा कमाया है। तो आप मुझे बताएं, आप किसको सेलेक्ट करेंगे? कितने लोग जो है कहेंगे कि बी इंडिफरेंट बिटवीन द टू, कितने लोग कहेंगे ए, और कितने लोग कहेंगे बी? जी, जो पहले तो आप ए वाले बताएं कौन होंगे, इंडिफरेंट वाले बता दें, हु से कि नहीं मैं दोनों में से कोई, जो पहला ख्याल आता है आपको जो है ये सुन के जो पहला ख्याल है इंडिफरेंट, वो कोई नहीं है। ठीक है ना, अच्छा, कितने लोग हैं वो कहेंगे हम ए में इन्वेस्ट करेंगे? जी, चलें, और एक ही है, और कितने लोग कहेंगे वो बी में इन्वेस्ट करेंगे? अच्छा, अब्दुल्ला आरिफ ने बी में इन्वेस्ट करना है, वहाब साहब ने ए में इन्वेस्ट करना है, और बाकी लोग क्या करेंगे? हैं चले बी में इकरा, तो बी अच्छा में कितना इकरा, आप रिटर्न है? कहाँ करेंगी? ए में सर। तो क्या ई में कितना रिटर्न है? सर अरे बी में भाई, आप तो किस्तों में जागते हैं। हाँ सर, वो मैंने आपसे असल में मैं मैंने दोबारा मैं सवाल आपको दोहरा देता हूँ। ये कह रहे हैं कि भाई एक दो एसेट्स हैं, दोनों में जो है ना एवरेज रिटर्न, जो दोनों का एवरेज रिटर्न है, यानी कि अगर जब से वो बने हैं उनमें दोनों का एवरेज रिटर्न 15% है। ठीक है, दोनों का जो रिस्क है वो 25% है। दैट मीन्स के दोनों एसेट रिटर्न और रिस्क में बराबर है। ए ने जो है वो पिछले साल फॉर एग्जांपल या पिछले उस एरा में 400% मुनाफा दिया। ठीक है ना, बी ने जो है वो 60% दिया, लेट्स सपोज। तो अब मुझे ये बताइए कि कौन सा बेहतर है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी? दोनों बराबर है, ए बेहतर है या बी बेहतर है? जी,
सर ए बेनिफिशियल है इन्वेस्टर ए बेनिफिशियल है सर, बिल्कुल। अच्छा, यहाँ तक ए अब आप मुझे देखें ना, अब मेजॉरिटी कहेंगे ए है, जबकि अगर दोनों रैशनल बराबर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये इंडिफरेंट होना चाहिए, क्योंकि दोनों का एवरेज रिटर्न 15% है और दोनों की 15%। स्टैंड डिविएशन 25% है। तो एक ने 400% कमाया पिछले साल और पिछले साल बी ने 60% कमाया, तो इसका मतलब है बी ने उससे पहले कोई 400% कमाया होगा, जिसकी वजह से सम अप का एवरेज 15 हो गया। लेकिन वो क्योंकि मैंने आपको बताया नहीं, तो आपने जो है, जो मेरी इंफॉर्मेशन है उसके बेस पे आपने, हालांकि मैंने बता दिया कि दोनों का टोटल रिटर्न जो है वो 15% ही है। तो ये आपके जहन में भी था कि भाई अगर उसने 400% अभी कमाया है तो पहले उसने कम कमाया होगा और बी ने पहले ज़्यादा कमाया होगा तो अभी कमाया। लेकिन क्योंकि इंसान जो है वो बायस इनरेशनल डिसीजन करता है, उसका जो मेंटल जो मैथ्स है जो है वो वो प्योर रैशनल नहीं है, इसीलिए जो है आपने तमाम लोगों ने जो है ना वो ए को सेलेक्ट किया, अक्सर लोगों ने। क्यों? क्योंकि आपके आपके अक्सर लोगों के नज़दीक ये 15% और रिटर्न और 25% रिस्क जो है इसके मायने नहीं थे। मायने ये थे कि आखिरी दफ़ा एक ने 400 कमाया तो अगली दफ़ा भी 400 ही कमाएगा, और दूसरे ने 60% कमाया तो अगली दफ़ा वो 60% कमाएगा। तो ये आपके दिमाग में सबकॉन्शियस में ये चल रहा था। कॉन्शियसली जो है आपको पता था कि दोनों बराबर है, लेकिन सबकॉन्शियसली जो है ना आपने डिसीजन लिया ए के फॉर्म में। ये बात समझ में आई यस सर। है ना? तो ये इसको कहते हैं बिहेवियरल बायसनेस। ये बहुत सारे बायसनेस होते हैं, और एक चीज़ और हर बंदे के साथ ये मौजूद है। ये कोई पढ़ा लिखा बंदा हो या ना अनपढ़ बंदा हो, या इन्वेस्टर हो बहुत बड़ा या बहुत छोटा इन्वेस्टर हो, या वॉल स्ट्रीट में बैठा हो या कराची स्टॉक एक्सचेंज में बैठा हो, कहीं भी बैठा होगा उसके साथ ये बायसनेस अटैच होगी। जैसे मैं आप एक रैंडम ग्रुप ऑफ पर्सन है, तो आपसे मैंने एक रैंडम सवाल किया, मेजॉरिटी ने वो बायसनेस दिखाई, डिस्पाइट के दे ऑल नो द कॉन्सेप्ट वेरी वेल। यानी यू आर अ लर्नेड पीपल, जिनको पता है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, 15% रिस्क रिटर्न का मतलब क्या है, रिस्क का मतलब क्या है, लेकिन उसके बावजूद जो है वी बिहेव इनरेशनली। तो ये कोई गलत बात नहीं है, ये पूरी मार्केट के अंदर ऐसे ही चलता है। तो यही इनरेशनल जो इससे पहले वाले उसमें जाए स्लाइड में जी, पहले वाली स्लाइड इससे, हाँ, ये जो अजम्पशन लिखी है ना बिहेवियरल बायसनेस की, लॉस अवर्जन रादर देन रिस्क अवर्जन, ये बहुत सारे बायस ऐसे होते हैं कि जो आपको रैशनैलिटी से दूर कर देते हैं। तो ये जो हम ये कहते हैं कि वी विल बी मूविंग लिविंग इन अ वेरिएंस मीन वेरिएंस वर्ल्ड, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर ये बिहेवियरल बायस नहीं होने चाहिए। लेकिन जो है आमतौर पे लॉस अवर्जन एक बायस है, जिसके अंदर ये होता है कि आप अगर किसी जगह पिछली दफा जो है आपका लॉस हुआ है जी, अगर आपका शॉर्ट टर्म, हाँ बोले तो मैं कह रहा था फॉर एग्जांपल बी ने जैसे लास्ट ईयर ए ने लास्ट ईयर प्रॉफिट दिया है, अब ज़्यादा दिया है, ठीक है, ये तो एवरेज बेसिस पे है ना, किसी की इन्वेस्टमेंट ही लास्ट ईयर है तो उसको तो बेनिफिट है ना। हाँ, पिछला जाए पिछली स्लाइड पे। हाँ देखें, पहला तो लॉस अवर्जन है। इसका मतलब क्या है कि लोग जो हैं वो स्मॉलर चांस ऑफ अ सिग्निफिकेंट लॉस देन कंसीडर्ड इज कंसीडर्ड रिस्की। लोग ये कहते हैं कि भाई एक दफ़ा जो है मैं जो ना स्टॉक एक्सचेंज क्रैश हो गई थी फॉर एग्जांपल, और मेरा जो है ना 1 करोड़ का नुकसान हो गया, तो अब मैं स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट नहीं करूंगा। हालांकि जो है अगर वो चांसेस ऑफ क्रैश था वो लेट्स सपोज 1 in 1000 होगा, तो अगर रैशनली स्पीक करेंगे तो जो है वो ये समझेंगे कि भाई रैशनली ये चांस जो है ना, अगर उसका प्रोबेबिलिटी के साथ निकालें तो रिस्क एडजस्टेड जो उसके अंदर जो प्रोबेबिलिटी है काफ़ी कम हो जाती है। लेकिन बिकॉज ऑफ दैट नेगेटिव मेमोरी, तो वो जो है आपको लॉस अवर्जन की तरफ ले जाता है। दिस इज बेसिकली इन रैशनल इन्वेस्टर बिहेवियर। इसी तरह से फेमिलियरिटी बायस है कि आप जो है अपने एक डोमेन में रहना पसंद करते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर आप अपने गली में घूम रहे होंगे ना, तो आपको लगेगा कि मुझे गली में घूमने में कम रिस्क है, जबकि दूसरे की गली में जाएंगे तो वहाँ ज़्यादा रिस्क है। हालांकि दोनों गलियों में घूमने में सेम रिस्क होगा रैशनली, ठीक है ना। अगर किसी ने आपको मारना है तो वो उस गली में भी आ सकता है, बराबर वाली गली में भी आ सकता है, लेकिन आपको अगर अपनी गली में घूम रहे होंगे ना तो आपको एक सेफनेस का एहसास होगा, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि ये हमारे साथ बायस है।
जिसका कोई रैशनैलिटी से ताल्लुक नहीं है। इसी तरह इमोशनल है कि गेन्स एसेंचुरेट प्रॉफिट्स, हैप्पीनेस एंड ऑप्टिमिज्म कंपेयर टू वरी एंड एंग्जाइटी। यानी कि मार्केट के अंदर पेसिमिज्म और ऑप्टिमिज्म जो है ना, ये दो बिहेवियर होते हैं। जब आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हरी हरी निकल रही होती है ना, तो आप फिर ऑटोमेटिकली रिस्क टेकर बन जाते हैं, और जब आपको जो लॉस हो रहा होता है तो आप पेसिमिस्टिक हो जाते हैं। सो दीज आर ऑल बायस्ड। तो अगली जब स्लाइड पे जाएंगे, तो अगली स्लाइड पे जाएं। हाँ, तो डू यू लिव इन अ मीन वेरिएंस वर्ल्ड? बेसिकली इससे पहले हमने बताया था कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, और ये जो हमारा कैपम का जो वो है जो अजम्पशन है वो यही है कि बायसनेस सही होनी चाहिए। तो अब सवाल यहाँ पे इन्होंने कहा है कि ये एक्चुअली होता है या नहीं होता। तो ये जो है जैसे लिखा है, वुड योर आंसर चेंज इफ देयर अगर जो है ये चांसेस बढ़ जाए 100%। मैंने तो वैसे ही ऊपर कर दिया, तो आप लोगों का आंसर वैसे ही सही आ रहे थे, लेकिन समटाइम जिसके नहीं भी आएंगे तो वो हायर रेट पे जो आंसर चेंज हो जाएगा। सो बेसिकली ये कहने का मकसद ये है कि वी डोंट लिव इन अ मीन वेरिएंस वर्ल्ड। चलें, ठीक है, क्लियर हो गई बात? यस सर। यस सर। चलें आगे चलें। बेसिकली इसमें कहने का मकसद यही था कि मैं इसके वो अंडरलाइन पॉइंट्स भी पढ़ लेता हूँ कि इन द रियल वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिवील्स टू मच स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस than would be expected in a standard normal distribution. In fact, there are some some people who have argued that dependence on the normal distribution is what cause risk management systems like value at risk to fail. Basically, value at VAR जो है, value of risk, शायद आपने सुना होगा, एक बड़ा पॉपुलर सिस्टम है, और इसके बेस पे जो है ना तमाम जो फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज हैं और दूसरे लोग हैं ना, उसके बेस पे अपनी जो है ना वो रिस्कीनेस को कैलकुलेट करते हैं। तो बहुत अरसे बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि वार के हिसाब से आपका फेलियर हो गया है। तो बाज़ लोगों ने ये भी आर्ग्यू किया है कि वार अगेन बेस करता है ऐसी वर्ल्ड में, या ऐसी ये जो मॉडल्स हैं वो ऐसी वर्ल्ड के लिए बने हैं कि जहाँ पे रैशनैलिटी अजम्पशन होती है। तो जब आप रैशनल नहीं होंगे तो आपके मॉडल फेल हो जाएंगे। सो वही बात है कि इन नॉर्मल वर्ल्ड जो हम हैं वहाँ पे जो है ये बायसनेस होती है, और बायसनेस की वजह से स्क्यूनेस भी आ जाती है और कर्टोसिस भी आ जाता है, ठीक है ना। once you add the possibility that big positive jumps are matched with the possibility of big negative jumps, the game changes against this property। अच्छा, ये तो स्क्यूनेस कर्टोसिस की बात की है। सो बस बेसिकली बायसनेस जो है ना इसी वजह से आ रही होती है। सो अगर जो है आपकी अजम्पशन ये फेल हो जाती है, तो आपका जो भी मॉडल्स होते हैं, जो भी, चाहे आप कैपम मॉडल हो, चाहे एबीटी मॉडल हो, या आगे और मॉडल फार्मा फ्रेंच मॉडल हो, और भी जो मॉडल हम पढ़ेंगे उसके अंदर जो है ना ये प्रॉब्लम्स आएंगी। क्लियर है? चले आगे चलें, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, ये इंपॉर्टेंस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। जी चलें। मनोज भाई आपका शायद माइक बंद है। आवाज आ रही है अब मेरी? जी आ रही है आपकी आवाज। प्रोजेक्ट में डू बेटर और वर्स देन एक्सपेक्टेड मीन्स के आप कोई भी नया प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, जो आपके एक्सपेक्टेशन जो रिटर्न आपने एक्सपेक्टेड किया होगा वो बेटर भी हो सकता है और वर्स भी हो सकता है। इस तरीके से दूसरा है कंपटीशन में भी स्ट्रॉन्गर और वीकर देन द एंटिसिपेटेड मीन्स के जो आप कंपटीशन कॉम्पिटिटर्स हैं उसकी वजह से भी आपके प्रोजेक्ट के रेवेन्यू या रिटर्न में या एक्सपेक्टेड रिटर्न में इम्पैक्ट आएगा। थर्ड वन इज इधर सेक्टर में भी अफेक्टेड बाय ओशन, या फिर जो जिस सेक्टर में आपने प्रोजेक्ट लगाया है वो पूरे सेक्टर ही अफेक्टेड हुआ है, उसकी वजह से भी आपके प्रोजेक्ट में इफेक्टिव हो सकता है। एक्सचेंज रेट एंड पॉलिटिकल रिस्क, इसी तरीके से अगर एक्सचेंज रेट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई लो हो रहा है और कोई पॉलिटिकल इश्यूज आपके
कंटिन्यू चल रहे हैं, उसकी वजह से कि आपके जो प्रोजेक्ट है वो भी इफेक्ट होता है। इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, न्यूज़ अबाउट इकोनॉमी, इस तरीके से इससे जब एक्सचेंज रेट आपका बहुत ज़्यादा हाई होगा तो मतलब इंटरेस्ट रेट भी आपका इफेक्ट होगा, इन्फ्लेशन रेट भी आपका हाई होगा, उसकी वजह से भी आपके प्रोजेक्ट में जो है इम्पैक्ट आएगा। नेक्स्ट स्लाइड। ये क्लियर हुई बात? कोई सवाल? जो आपका स्पेक्ट्रम है फर्म स्पेसिफिक से मार्केट तक, ये क्लियर हुई बात? सर वहाँ बात करो जी बात साहब। हाँ सर, ये कह रहे हैं कि फर्म स्पेसिफिक से मार्केट स्पेसिफिक होता है ना, रिस्क एंड रिटर्न। अच्छा, इसमें जो नीचे जो लिखा एक्चुअली वो कह रहे हैं इंटरेस्ट रेट पे जाएंगे तो पूरा मार्केट आ जाएगा और प्रोटेक्ट प्रोजेक्ट बेस्ड होगा तो वो कह रहे हैं वो स्पेसिफिकली फर्म स्पेसिफिक होगा। नीचे की तरह ये क्या लिखा हुआ है, फर्म कैन रिड्यूस बाय फर्म you can reduce by investing in a lot of acquisition, diversifying across countries can ठीक है जी। नहीं एक मिनट ना, ये लिखा है फर्म कैन रिड्यूस बाय, अच्छा देखिए ये लिखा है कि ये जो रिस्क आ रहे हैं ना इसको जो है रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम फर्म स्पेसिफिक में पहला पॉइंट देखें तो ये पे है प्रोजेक्ट रिस्क है ना, सो इसको रिड्यूस कैसे करेंगे, इन्वेस्टिंग इन लॉट्स ऑफ प्रोजेक्ट्स पे, ठीक है। थोड़ा आगे जाएं तो ये आ जाता है कंपटीशन मे बी स्ट्रॉन्गर और वीकर देन द एंटिसिपेटेड, ये कंपटीशन रिस्क है बेसिकली। तो ये कंपटीशन रिस्क क्या होता है कि द कंपटीशन जो है ना दैट मे टेक एक्शंस, ठीक है ना, दैट वुड अफेक्ट योर रेवेन्यूज। तो अगर आपने कोई ऐसी चीज की है जिसकी वजह से कंपटीशन जो है वो एक ऑल्टरनेटिव एक्शन लेगा, आपसे रिटेलिएट करेगा, तो वो रिस्क है। इसका इलाज क्या हो सकता है, फर्म का उसको रिस्क को कैसे रिड्यूस कर सकती है, एक्वायरिंग द कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। तो फर्म जो है ना अपने कॉम्पिटिटर्स को एक्वायर कर लेती है, सही है। तीसरा क्या रिस्क होता है, वो मार्केट इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिस्क हो जाता है कि जो है आप जो है पूरी इंडस्ट्री जो है ना वो बैठ जाए। समटाइम्स ऐसा होता है कि पूरी इंडस्ट्री खत्म हो जाती है, समटाइम्स पूरी इंडस्ट्री पुल अगर तो इंटायर सेक्टर जो है मे बी अफेक्टेड। तो इसका इलाज क्या होता है, इसका इलाज फर्म के पास ये है, इसको डाइवर्सिफाई कैसे किया जा सकता है कि आप इसको मल्टीपल सेक्टर्स में इन्वेस्ट करें, यानी कि अपनी फर्म्स की जो प्रेजेंस है वो एक से ज्यादा सेक्टर में बनाए, आप कंग्लोमरेट बना दें, उससे डाइवर्सिफाई हो सकता है। अच्छा, उससे ऊपर जाएं तो फिर क्या आता है, मार्केट रिस्क। अब मार्केट रिस्क में कौन कौन सा आ सकता है, एक्सचेंज रेट रिस्क हो गया, पॉलिटिकल रिस्क हो गया, ठीक है ना, कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो गई है, आपका एक्सचेंज रेट गिर गया है, आपकी जीडीपी गिर गई है, आपके यहाँ कोई पॉलिटिकल टर्मोइल आ गया है, सही है। तो इसको कैसे डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, फर्म विल कैन इन्वेस्ट इन डिफरेंट कंट्रीज। वो दूसरे मुल्कों में जाती हैं तो हर कंट्री का जो है अलग होता है, तो मुख्तलिफ कंट्रीज में जाएंगे तो उसको भी डाइवर्सिफाई कर देंगे, ठीक है। तो ये अच्छा, इसके अलावा जो है इससे भी ऊपर जाएं तो यानी मार्केट तक जाएं तो इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, न्यूज अबाउट इकोनॉमी, कुछ ऐसे रिस्क होते हैं कि जो पूरी दुनिया में ही मूव करते हैं। यानी इसकी एग्जांपल ऐसी है कि अगर अमेरिका इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो सारी दुनिया जो है ना उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है, ठीक है। क्योंकि होता ये है कि अगर एक मुल्क ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया और दूसरी ने नहीं बढ़ाया तो क्या होता है कि सारा का सारा फाइनेंस है, पैसा जो है वो दूसरे मुल्क में मूव कर देता है। तो अब आपने अमेरिका ने अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो अब पूरी दुनिया में एक वेव चलती है इंटरेस्ट रेट बढ़ने की। तो अच्छा, तो इसी तरह से इन्फ्लेशन जो है अगर एक जगह पे बढ़ती है, जैसे अगर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आ गई, ओपेक वगैरह का आ गया, तो पूरी दुनिया में तो कुछ ऐसी होती है कि पूरी मार्केट हम दुनिया को कहते हैं तो वो डाइवर्सिफाई नहीं हो सकता है। तो उसके अंदर जो है ना यहाँ पे लिखा है द फर्म कैन नॉट अफेक्ट, ठीक है। तो यही जो है फर्म के बारे में कहा है, नीचे जो है इन्वेस्टर्स के बारे में कहा है। क्लियर है ये बात? हाँ सर, नीचे वाला जो है वो इन्वेस्टर का बड़ा जबरदस्त है कि अगर आप डिफरेंट क्लासेस ऑफ एसेट में तो इन्फ्लेशन इंटरेस्ट का आपका इम्पैक्ट खत्म होगा, और आप पॉलिटिकल एक्सचेंज रेट करना है तो ग्लोबली करें डाइवर्सिफाई, और खाली आपको ये डोमेस्टिक एसेट्स करेंगे तो ग्लोबली जो है ना वो करेंगे, अगर आगे ग्लोबली करेंगे तो वो दूसरा वो भी आ जाएगा,
यानी कि अगर ग्लोबल करेंगे तो वो पूरी मार्केट का आ जाएगा। हाँ, दूसरी क्लासेस में करेंगे, यानी कि आपने गोल्ड खरीद लिया, प्रॉपर्टी खरीद ली, शेयर खरीद लिए, तो क्या होगा कि ये जो इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन रिस्क है ना, ये भी हेज कर सकते हैं। तो यू कैन गो टूवर्ड्स अ काइंड ऑफ डिफेक्टो रिस्क फ्री टाइप ऑफ रेट। ठीक है ना, क्लियर है? सही है। कोई ये सवाल? डाइवर्सिफिकेशन की स्ट्रेटजीज हैं फर्म के लेवल पर और इन्वेस्टर के लेवल पर। हाँ बिल्कुल, यही कैसे ठीक अपने है। रिस्क वो नॉन सिस्टमैटिक, जो सिस्टमैटिक वक्त आपका वो था डाइवर्सिफाइबल जो रिस्क था, हाँ, डाइवर्सिफाई। बेसिकली आपने तो हमने शुरू में आपने बेसिक लेवल पे ये पढ़ा था ना कि एक सिस्टमैटिक रिस्क होता है और एक नॉन सिस्टमैटिक होता है। तो एक्चुअली एक ये 0-1 नहीं है, बाइनरी नहीं है, ये एक्चुअली स्पेक्ट्रम है। तो अगर हम पूरा सिस्टमैटिक देखेंगे, सही मानों में सिस्टमैटिक का मतलब यही होता है कि वो पूरी दुनिया का रिस्क है। तो जो हमने पिछली बार पढ़ा है ना कि सिस्टमैटिक रिस्क में हम एक्सचेंज रेट रिस्क, सिस्टमैटिक रिस्क है, एक्चुअली वो भी डाइवर्सिफाई हो सकता है जब आप ग्लोबली इन्वेस्ट करें। सही है ना? बहुत सारी चीजें जो है मुल्क का एक्सचेंज रेट या छोटे छोटे पॉलिटिकल रिस्क जो होता है वो भी डाइवर्सिफाइड हो जाता है मुल्क, क्योंकि वो सिस्टमैटिक, अगर आप उस स्पेक्ट्रम की बात करें तो उसमें ग्लोबल स्पेक्ट्रम में वो भी अनसिस्टमेटिक बन जाता है। ठीक है ना? जैसे आपने कहा था कि वर्ल्ड ओवर जो है वो रियल इंटरेस्ट रेट सेम होते हैं, आपने ये कहा था ना पहले जब के अंदर रियल इंटरेस्ट रेट कंट्री टू कंट्री वेरी नहीं करते, ग्लोबली एक ही होते हैं। वो भी बिल्कुल। तो यू कैन डाइवर्सिफाई इन मल्टीपल कंट्रीज, तो आपने वो भी जो चीज भी वेरी करेगी कंट्री टू कंट्री, वो जो है डाइवर्सिफाइबल हो जाएगी। ठीक है ना? ठीक है, आपके पास जो रह जाता है, जो ग्लोबल चीजें हैं वो खाली रह जाती हैं, वो आपका जो ग्लोबल चीजें हैं जो सारी दुनिया को अफेक्ट करेंगी, वो जो है वो नॉन डाइवर्सिफाइबल होगी। इन्होंने बता दिया, इन्होंने दो चीजें बताई हैं। वैसे तो ये सब्जेक्टिव है, डिबेटेबल है, ऐसी बात नहीं है कि इन्फ्लेशन हर मुल्क में इक्वली अफेक्ट करती है, लेकिन सम टाइम्स ऐसा भी होता है कि इन्फ्लेशन का एक वेव चलती है, खास तौर पे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन तो हर मुल्क में अलग अलग है, लेकिन आजकल जो दुनिया में कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आया हुआ है, जब से कोविड आया है, उसके बाद सप्लाई चेन का क्राइसिस आया है, उसके बाद जो है ये पूरी दुनिया में एक इन्फ्लेशन की वेव आई हुई है। तो ये जो है इसको डाइवर्सिफाई करना मुश्किल है। ठीक है ना? इसी तरह इंटरेस्ट रेट्स हैं, जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं, तो वो पूरी दुनिया के इंटरेस्ट रेट एक साथ बढ़ते हैं, तो अगेन यू कैन नॉट डाइवर्सिफाई। तो ये सारी चीजें जो है ये आती हैं। ठीक है, चलें। तो बहुत अच्छी स्लाइड है सर, ये बहुत जबरदस्त स्लाइड है। ये बहुत अच्छी स्लाइड है, आपने जो है ना इससे इंसाफ नहीं किया। जो कौन सा मजा नहीं आ रहा आपकी प्रेजेंटेशन में? चलें आगे चलें, अगर आप अब सही करें, वरना फिर मैं वापस आपसे पढ़वा दूंगा। ठीक है ना? चलें। इसमें जो है डाइवर्सिफिकेशन रिड्यूस एलिमेंट्स फ्रॉम स्पेसिफिक रिस्क। बेसिकली इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपकी जो प्रोफाइल है, पोर्टफोलियो होती है इन्वेस्टमेंट की, उसको आप अच्छा वापस आप जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, आप उसको टेक ओवर कर ले, कोई चीज है ना एक्सप्लेन करें। आई एम जस्ट कमिंग 5 मिनट्स। यस सर, प्लीज कैरी ऑन करें आप। ठीक है? अच्छा, इसमें पोर्टफोलियो में क्या है कि आप अपने रिस्क कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, आप इंक्रीज कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के, मतलब आप एक स्टॉक में मल्टीपल स्टॉक में जो है इन्वेस्टमेंट करके जो है अपने पोर्टफोलियो को जो है रिस्क रिड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें ईच इन्वेस्टमेंट इज मच स्मॉलर परसेंटेज ऑफ द पोर्टफोलियो मीटिंग द एक्सपेक्टेड पॉजिटिव और नेगेटिव ओवरऑल पोर्टफोलियो। जो ईच इन्वेस्टमेंट जो है में जो है आवाज नहीं आ रही है। सॉरी, वो इंटरनेट का इशू था, वो डिस्कनेक्ट हो गया था मैं। ठीक है, दोबारा करते हैं। मोनस बात कर रहे हैं, मोनस साहब। जी जी जी। हाँ मोनस, ठीक है ठीक है। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी अब आ रही है। हाँ आ रही है। अब नहीं आ रही आवाज मोनस।
मोनस मोनस म्यूट हुआ हुआ आपका, कहाँ गया मोनस? पर क्या आ ही नहीं रहे मोनस तो। जुनैद जरा देखें क्या हो गया। हेलो नेट ऑफ करके उन्होंने ऑन। हाँ, नेट का कोई मसला हो गया। अब्दुल्ला, हाँ आप साथ हो ना अब्दुल्ला और जुनैद, आप लोग मोनस के साथ हो ना? जी जी। अब्दुल्ला आपकी स्लाइड इसके बाद वाली है? आवाज आ रही मेरी? जी अब आ रही है जी मोनस। जी। असल सॉरी, लेकिन नेट थोड़ा सा इशू कर रहा है। मैं कोशिश करता हूँ उसको ना, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा, मैं इसमें मोनस का अगर मसला आ रहा है जुनैद, वहाब साहब आप कंटिन्यू कर लें, मोनस जब ज्वाइन करेंगे तो इस पे बता तो देंगे। ये आपकी बात कौन बंदा है? मोनस की बात कौन है? आरिफ, अब्दुल्ला आरिफ है? अब्दुल्ला आरिफ, अब्दुल्ला हैं बिल्कुल। तुम कर दो ये पहली स्लाइड, एक ही स्लाइड है ना बस रहेगी इसकी मोनस की ना? अब्दुल्ला, जी जी, एक सेकंड। अब्दुल्ला अच्छा पढ़ लो, पढ़ के करो। देखें इन्होंने कहा तक पढ़ा है अपना द फर्म। देखें बाय डाइवर्सिफिकेशन रिड्यूस एलिमिनेट फर्म्स रिस्क। मतलब ये बताया जा रहा है इसके अंदर कि डाइवर्सिफिकेशन जो है वो रिड्यूस और एलिमिनेट रिस्क कैसे कर सकता है। द फर्म स्पेसिफिक रिस्क कैन बी रिड्यूस्ड इफ नॉट एलिमिनेटेड by increasing number of investment in your portfolio that is being diversified। जैसे इसमें बताया गया कि फर्म का जो स्पेसिफिक रिस्क है ना वो रिड्यूस किया जाता है। अगर एलिमिनेट किया तो कम से कम रिड्यूस किया जाता है। और कैसे रिड्यूस किया जाता है? वो इस तरह किया जाता है कि ये मल्टीपल नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट के अंदर है ना इन्वेस्ट करें। मतलब मल्टीपल स्टॉक एसेट्स के अंदर छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करें जिसमें ना इनका जो रिस्क है वो डाइवर्सिफाई हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि इन्होंने 3 स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है और तीनों का रिस्क हाई है, तो ये चांसेस है कि इनकी इन्वेस्टमेंट डूब भी सकती है और इनको मतलब अनएक्सपेक्टेड गेन भी हो सकता है। लेकिन अगर ये डाइवर्सिफाई कर देंगे, इसको 10 नंबर ऑफ एसेट के अंदर अगर ये इन्वेस्ट करेंगे तो इनका रिस्क अगर किसी इन्वेस्टमेंट के अंदर ज्यादा है जिसमें लॉस हो गया, तो जो बाकी जो इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर है ना वो लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और उनको इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ज्यादा लॉस नहीं होगा। जैसे आप ले लें कोई एक शेयर है जो 30% से डाउन गया है और रिमेनिंग शेयर है ना पॉजिटिव ही है, तो इसका बिग इम्पैक्ट नहीं आएगा इनके पोर्टफोलियो के अंदर। सेकंड इसमें है ऑन इकोनॉमिक ग्राउंड डाइवर्सिफाइंग एंड होल्डिंग अ लार्जर पोर्टफोलियो एलिमिनेट फर्म स्पेसिफिक रिस्क फॉर 2 रीजंस। Each investment is much in smaller percentage to the of the portfolio, muting the effect positive or negative on overall portfolio। यहाँ पे बताया, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो हर इन्वेस्टमेंट होगी वो स्मॉलर परसेंटेज में होगी पोर्टफोलियो के अंदर, तो वो जो पॉजिटिव और नेगेटिव का जो है इफेक्ट वो उसको खत्म कर देगा ओवरऑल पोर्टफोलियो के अंदर, मतलब मिनिमाइज रखेगा। फॉर्म स्पेसिफिक एक्शंस कैन ईदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव। इन लार्ज पोर्टफोलियो इट इज आर्ग्यूड these effects will average out to zero. For every firm where something bad happens, there will be some other firm where something good happens। इसमें वही बताया गया है कि अगर पोर्टफोलियो में इन्होंने इन्वेस्ट किया होगा, मल्टीपल एसेट्स में इन्वेस्ट किया होगा, तो अगर किसी जगह इनको लॉस हो रहा होगा तो ऐसा नहीं है कि हर जगह लॉस हो रहा होगा, कोई ऐसे एसेट्स भी होंगे जिनमें इनको प्रॉफिट हो रहा होगा। तो डाइवर्सिफाइंग का ये फायदा है कि अगर आपको एक जगह लॉस हो रहा है तो दूसरी जगह जो प्रॉफिट हो रहा है तो वो जो इफेक्ट है उसको जीरो कर देगा, नील इफेक्ट कर देगा। ये नहीं है कि सिर्फ आप लॉस में ही जा रहे होंगे। तो डाइवर्सिफाइंग का ये फायदा है। बिहेवियरल पर्सपेक्टिव अनडाइवर्सिफाइड 34%, वन स्टॉक 55% इन 1 to 10 स्टॉक। ये अनडाइवर्सिफाइड का इन्होंने बिहेवियर पर्सपेक्टिव बताया हुआ है कि अगर एक ही स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट ज्यादा किया हो और 10 इन्वेस्टमेंट के अंदर 55% किया हो, इससे बताया गया। गैम्बलिंग इंस्टिंक्ट layered pyramid bottom from downside protection, top for risk seeking। ये वहां से अभी थोड़ा समझा देंगे, जो हमें समझ नहीं आया। हाँ सर, इसमें ये बोल रहे हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट है ना अच्छा मेरी आवाज आ रही है सबको? पैरामिड जी स्टाइल हाँ। इन्वेस्टमेंट। आपकी जो ना वो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट जो है ना बॉटम पे हम कहा ना वो
डाउन साइड प्रोटेक्शन के लिए वो उनके अंदर है ना, जो रिस्क जिनके अंदर ज़्यादा रिस्क कम होता है उनको आपने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रखी हुई है, लेकिन जो टॉप पर कम इन्वेस्टमेंट होती है जिसमें बॉटम में, अगर हम पिरामिड का कॉन्सेप्ट देखें तो टॉप छोटा होता है, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट आपकी हाई रिस्क वाली इन्वेस्टमेंट आपने रखी हुई, और जो लो रिस्क वाली इन्वेस्टमेंट ज़्यादातर बॉटम में ना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपने रखी हुई। तो जो आपकी पोर्टफोलियो ऐसे डिज़ाइन होना चाहिए कि ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट आपकी जो है वो लेस रिस्कियर हो और कुछ इन्वेस्टमेंट हाई रिस्क वाली आप रखो टॉप ऑफ द रिस्क, वो रिस्क सीकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। चले आगे आप अब्दुल्ला। नीचे लिखा हुआ है कि what आप कंटिन्यू करो। समझ में आया क्या कह रहे हैं? हेलो, कोई सवाल है? कुछ सवाल कह रहे हैं? चले अब्दुल्ला नहीं, आप जो मैं बताएं। स्लाइड वो मोनस अभी नीचे है ना, कंटिन्यू करेंगे, उन्होंने ज्वाइन कर लिया। अच्छा जी 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 बताइए, कोई सवाल तो नहीं था, कोई नहीं समझ में आई बात? तो जी ये सर, जो ये वाली स्लाइड हो गई, गैम्बलिंग, नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है। ये थोड़ा हम करते हैं गैम्बलिंग इंस्टिंक्ट जो लेयर पिरामिड वाला है ना सर, जुनैद पीछे भी ले लियो। हाँ ये जो है ना सर, ये ज़्यादा मैंने अपने तौर पर तो एक्सप्लेन किया सर, आप जरा बताइए। ऑन द लेयर पिरामिड बॉटम बिहेवियर थर्ड और लास्ट, ऊपर भी लिखे हो, उससे बता दें जरा। थर्ड लास्ट लाइन सर, अच्छा ओके। गैम्बलिंग इंस्टिंक्ट। बेसिकली ये तो ये बता रहा है कि आपका जो बॉटम फॉर डाउन साइड प्रोटेक्शन, टॉप फॉर रिस्क सीकिंग, दैट मींस जो पिरामिड होता है उसके अंदर जो बॉटम होती है वो वो जो है वो बड़ी होती है और टॉप जो है वो छोटी होती है। तो बेसिकली ये बता रहे हैं कि हमारा जो बिहेवियरल जो पर्सपेक्टिव है ना वो इस तरह से होता है कि आप जो है एक बड़ी अमाउंट जो है वो रख रहे होते हैं सेफ इन्वेस्टमेंट के लिए, यानी सेफ एसेट्स में और थोड़ी अमाउंट के अंदर आप रिस्क टेकिंग करते हैं। बेसिकली दिस इज द लेयर्ड पिरामिड अप्रोच ना। तो यानी कहने का मकसद ये है कि अगर बिहेवियरल अगर वैसे हम देखा जाए तो एवरी जो आप समझ लें कि जितना ज़्यादा डाइवर्सिफाई होगा उतना ही रिस्क कम से कम होता रहेगा। लेकिन हम क्या करते हैं कि जब आपकी डाइवर्सिफिकेशन होती है तो उसमें रिस्क तो कम हो रहा होता है, लेकिन जो है वो जो चांसेस ऑफ रिटर्न है, या आप ये कह लें कि ज़्यादा अमूमन ऐसा होता है कि जब आप डाइवर्सिफाई करते हैं आप पोर्टफोलियो के अंदर तो आपको जो है मोर और लेस मार्केट के एवरेज या मार्केट के एवरेज के अराउंड ही खेल रहे होते हैं, कम या ज़्यादा। तो लोग कहते हैं कि यार फिर हमें इसमें इन्वेस्ट करने में क्या फ़ायदा, हमें फिर जब तक के अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे होते। तो इसलिए जो है ना हम एक गैम्बलिंग इंस्टिंक्ट आपके पैदा हो रही होती है कि भाई आप थोड़ा सा पैसा जो है ना वो ऐसी जगह पे लगाएं कि जहाँ पे जो है ना अच्छे रिटर्न मिले। अच्छे रिटर्न लगाने के लिए आप जो है ना ज़्यादा रिस्क ले रहे होते हैं। ठीक है ना? चले ठीक है आगे। तो ये बेसिकली उन्होंने बताया बिहेवियरल पर्सपेक्टिव में कि अच्छा इस तरह ओवर कॉन्फिडेंस इन इट्स ओन एबिलिटी रादर देन डाइवर्सिफिकेशन। इसका मतलब ये होता है कि आप ये समझ रहे हैं कि कि आप जो है क्योंकि आप 50 साल से इस मार्केट के अंदर हैं तो हमें मालूम है कि जो है मार्केट कैसे चलती है। तो अगर हम डाइवर्सिफाई करेंगे कोई चीज़ तो हम उसके रिस्क तो फिर भी कम हो जाएगा, लेकिन हम उसकी अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। तो मुझे मालूम है कि मैं इस मार्केट में बैठा हुआ हूँ, तो मुझे मालूम है कि इसमें अपॉर्चुनिटी किस तरह आती है। तो हम नॉर्मली जो है ना ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और हम जो है वो जिसको हम फेमिलियरिटी बायस भी कहते हैं कि जब हम फेमिलियर ट्रफ पे होते हैं तो आप थोड़ा सा फ्रंट फुट पे खेल रहे होते हैं। तो ये भी जो है ना डाइवर्सिफिकेशन के अगेंस्ट काम कर रहे होते हैं। सही है। इसी तरह से मिस एस्टिमेटिंग कोरिलेशंस, यानी मतलब ये कि आप ये समझ रहे हैं कि अगर मार्केट ऊपर जा रही है और ये इसका स्टॉक जो है ऊपर मार्केट के वर्सेस जो है यानी कि इट्स नॉट इक्वल टू द वे मार्केट, यानी कि आपने जो है कोरिलेशन को जो है फॉर एग्जांपल आप ये कह रहे हैं कि भाई जो है मार्केट ऊपर जाएगी तो ये स्टॉक भी ऊपर ही चला जाएगा। तो ऐसा होता नहीं है, हर स्टॉक ऊपर नहीं जाता।
यानी कि नॉर्मली जो है ना एक ये बायस काफ़ी आता है कि अगर मार्केट जो है 1000 पॉइंट ऊपर जाएगी ना तो मेरे शेयर में भी जो मैं भी जो ना जब शाम को देखूंगा तो मेरा भी जो है ना शेयर में पोर्टफोलियो में भी कुछ 1-2 हज़ार का प्रॉफिट ज़रूर होगा। तो ये बायस है क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपका शेयर भी उसी हिसाब से ऊपर जाए जिस हिसाब से मार्केट जा रही है। तो ये मिस एस्टिमेशन होती है कोरिलेशन की, ये भी आपकी बायसनेस में आ रही होती है। तो ये सारी तीनों चीज़ें जो गैम्बलिंग इंस्टिंक्ट है जिसके अंदर आप एक थोड़ा सा अमाउंट ज़रूर रखते हैं, जिसमें आप रिस्क टेक करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस है, ये सारी चीज़ें जो है आपको बिहेवियरल बायस्ड हैं जो कि डाइवर्सिफिकेशन के अगेंस्ट ले जाते हैं। जबकि जो हमारी थ्योरी है वो ये कहती है कि यू नीड टू डाइवर्सिफाई एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, क्लियर है? एनी क्वेश्चंस? क्लियर। चलें आगे चलें। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। अच्छा, द रोल ऑफ मैनेजर मार्जिन इन्वेस्टर्स. The margin investors are in a firm, the investor who is अब नहीं आ रही है मोहसिन। जुनैद, ये मोहसिन के इंटरनेट की मसला है, कुछ अभी चल दोबारा आउट हो गया ये। आवाज आ रही है अभी? कौन बात कर रहा है? मोहसिन? मोनस बात कर रहा हूँ। आवाज आ रही है अभी? अब आ रही है। ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ. The margin investor in a firm, the investor who is most likely to the buyer or sellers on the next trade or influence the stock price. मोनस साहब ये बताएं, ये कौन होता है मार्जिन इन्वेस्टर? सर मोनस का है ना, नेट से नहीं चल रहा, मैं कंटिन्यू कर लूँ? अब्दुल्ला बात कर रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड पे मेरी है। हेलो सर, आपको आवाज आ रही है? जी बोले। सर यहाँ पे बोला गया है कि जो मार्जिनल इन्वेस्टर होता है वो फर्म में इन्वेस्ट करता है, लेकिन ये सिर्फ एक आइडल इन्वेस्टर नहीं होता, ये ऑन अ रेगुलर बेसिस ट्रेड कर रहा होता है, स्टॉक को बाय और सेल दोनों कर रहा होता है और इन्फ्लुएंस कर रहा होता है स्टॉक प्राइस को। जैसे अगर मैं हूँ इंडिविजुअल, ऐसा बात करूँ, अगर मैं स्टॉक में इन्वेस्ट करता हूँ और मैं एक स्टॉक लेके अपने पास रख लेता हूँ फॉर फ्यूचर, तो मैं मार्जिनल इन्वेस्टर नहीं कहलाऊंगा। मार्जिनल इन्वेस्टर वो होता है जो बाय और सेल दोनों करता है, ट्रेड करता है ऑन द रेगुलर इंटरवल। Generally speaking, the marginal investor in a stock has to own a lot of stock and also trade that stock on a regular basis. यही वो बात आ गई जो मैंने की थी कि जैसे इसको है मैंने ना अभी रेगुलर अभी बेसिस। मेरे ख्याल से 5-10 मिनट पहले 20 मिनट जी पहले सर। ये मैंने आपको बताया था कि मार्जिनल इन्वेस्टर क्या होता है ना। तो जी बिल्कुल। उसको एक्सेस टू मार्केट होती है और वो वो डेली बेसिस पे कॉन्स्टेंटली जो है ना आपका कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस कर रहा होता है, और जैसे ही उसको बेहतर कहीं ना कहीं आपका या कहीं और बेहतर होता है तो वो स्विच कर जाता है। इसको कहते हैं मार्जिनल इन्वेस्टर। जितना मार्जिनल इन्वेस्टर सबसे ज्यादा रैशनल डिसीजन ले रहा होता है। ठीक है, बाकी जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं उनके अंदर इनरेशनैलिटी आ जाती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जैसे होता है उसको कंपनी के साथ स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट पैदा हो जाता है, तो वो भी इनरेशनल बन जाता है, कोई इमोशनल इंटरेस्ट हो जाते हैं। तो बेसिकली मार्जिनल इन्वेस्टर जो है ना उसके अंदर कोई इमोशनल कोई या कोई और चीज़ भी नहीं होती, वो जो है वो बिल्कुल प्योरली रैशनल डिसीजन ले रहा होता है। इस वजह से हम ये कह रहे हैं कि मार्जिनल इन्वेस्टर का जो है उसके प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए। ठीक है, उसके बाद since trading is required, the largest investor may not be marginal investor, especially if he or she is the founder or manager of a firm. इसमें बताया ठीक है गया ना, कि ये तो लार्जेस्ट क्लियर है। ओनर जो है, किसी का ओनर का शेयर है 10%, वो लार्जेस्ट इन्वेस्टर है, लेकिन वो जरूरी नहीं है मार्जिनल इन्वेस्टर हो सकता है वो अब आज यहाँ पाकिस्तान में तो जैसे फैमिली ओन्ड बिजनेस है तो फैमिली का शेयर तो वो काफ़ी होता है, 50% होता है, तो लेकिन वो मार्जिनल इन्वेस्टर नहीं कहलाते। वो जैसा भी हो, कंपनी अच्छी हो बुरी हो, वो रखेंगे उस शेयर को ना। इस वजह से जो है इसका मतलब ये है। ठीक है, चलो। in all risk and return model in finance, we assume that marginal investor is well diversified. Risk and हाँ, return में जो model में यानी assumption दैट ये है मीन्स कि
इसकी अजम्पशन बेसिकली यही है कि हम ये समझते हैं कि मार्जिन इन्वेस्टर ये वो के पास जो एक्सेस टू डिफरेंट मार्केट है और वो कभी भी जो है इंडिविजुअल स्टॉक को डील नहीं करता, वो एक पोर्टफोलियो लेके चल रहा होता है। तो उसने अपना जो पैसा है वो कई जगहों पे इन्वेस्ट किया हुआ होता है, तो वो जहाँ पे 2 पैसे का ज़्यादा फर्क पड़ता है तो वहाँ पे जो है वो अपने एक पार्ट निकाल के वहाँ पे इन्वेस्ट कर देता है। तो ये बेसिकली हमारी अजम्पशन है, जो कि बहुत हद तक सही भी है। ठीक है, कोई सवाल अगर है तो प्लीज वो पूछ लें बीच में। ठीक है जी, करें आगे। इसमें ना बताया गया है कि मार्जिन इन्वेस्टर को अपनी एक फर्म के अंदर कैसे आइडेंटिफाई करें। ये पीछे कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर मतलब कि हमारे कौन है? कोई सवाल है किसी का? ठीक है, चलें आगे। जैसे एक फर्म के अंदर मार्जिन इन्वेस्टर को कैसे आइडेंटिफाई करें। अगर एक फर्म है उसमें अगर यहाँ पे टेबल बना हुआ है कि परसेंटेज ऑफ स्टॉक हेल्ड बाय इंस्टीट्यूशन, परसेंटेज ऑफ स्टॉक हेल्ड, तो मार्जिन इन्वेस्टर आइडेंटिफाई होगा। पीछे जिसका ही माइक है ना क्लोज कर लें, डिस्टर्बेंस हो रही है। अगर फर्म के अंदर जो इंस्टीट्यूशन है उनकी स्टॉक हेल्ड की परसेंटेज ज्यादा है और स्टॉक हेल्ड इनसाइडर की लो है, तो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर है जो हमारी फर्म के अंदर जिसने इन्वेस्ट किया, इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर है। अगर ने भी ज्यादा, जी कोई बोल रहे हो? मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। अगर स्टॉक ज्यादा हेल्ड किए हुए इंस्टीट्यूशन ने भी और स्टॉक हेल्ड ज्यादा एक फर्म के अंदर होल्ड किए हुए हैं इंसाइडर्स ने भी, तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी है और विद इन्वेस्टर इनसाइडर इन्फ्लुएंस, मतलब जो कंपनी के अंदर जो काम जो है अपना जो इन्फ्लुएंस होगा वो इनसाइडर्स का होगा। जैसे पाकिस्तान में होता है जो मैनेजमेंट होती है वो ज्यादातर फैमिली मेंबर्स ही होते हैं, तो उसका ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है फर्म के अंदर। अगर स्टॉक हेल्ड बाय इंस्टीट्यूशन कम है और स्टॉक हेल्ड बाय इनसाइडर ज्यादा है, उसमें भी केस ये है कि इनसाइडर हेल्ड बाय फाउंडर्स और मैनेजर ऑफ फर्म, तो इसमें आप आसानी से नहीं बता सकते मार्जिन इन्वेस्टर कौन है, क्योंकि इनसाइडर है ना अपने पास स्टॉक रखता है, वो ट्रेड नहीं करता। अगर वो ट्रेड नहीं करता तो मार्जिन इन्वेस्टर नहीं है इनसाइडर। मार्जिन इन्वेस्टर होने के लिए ये है कि वो ट्रेड करे ऑन रेगुलर बेसिस। तो जैसे अगर कम इंस्टीट्यूट ने होल्ड किए हुए शेयर और ज्यादा इनसाइडर में फाउंडर वगैरह ने होल्ड किए हुए, तो मार्जिन इन्वेस्टर आप आसानी से बता सकते कि कौन है। अगर इंस्टीट्यूशन ने लो स्टॉक होल्ड किए हुए हैं और हाई स्टॉक होल्ड किया हुआ है इंसाइडर में, जो वेल्दी इंडिविजुअल इन्वेस्टर है जैसे दूसरे ग्रुप्स हो गए, तो वेल्दी इंडिविजुअल इन्वेस्टर फेयरली डाइवर्सिफाइड होते हैं। जो डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टर होंगे ना उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। और अगर स्टॉक एक फर्म के अंदर इंस्टीट्यूशन ने भी कम स्टॉक होल्ड किए हुए हैं और इंसाइडर के भी स्टॉक कम है, परसेंटेज कम है, तो स्मॉल इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया हुआ है जो रिस्ट्रिक्टेड डाइवर्सिफिकेशन है, मतलब ये ज्यादा डाइवर्सिफाइड नहीं है, उन्होंने सिर्फ इन्वेस्ट किया हुआ है कंपनी के अंदर। तो इस तरह आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके फर्म में मार्जिन इन्वेस्टर कौन है। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ये स्लाइड जो है वो आप जब आप अपने फर्म्स को देखेंगे तो उसमें एक सवाल भी है आपके, आप जब आप इसका वो करेंगे ना एनालिसिस, तो उसमें लिखा होगा हु आर द मार्जिनल इन्वेस्टर फॉर योर फर्म। आपकी जो कंपनी सेलेक्ट की है तो उसमें कौन होगा, तो इसमें जो है ना आपको देखना होगा कि भाई कौन से इन्वेस्टर्स जो हैं वो ज़्यादा किस तरह के लोग हैं। ठीक है, उसके हिसाब से आपको बताना होगा कि हमारी फर्म में ये लोग मार्जिन इन्वेस्टर हैं। क्लियर? कोई सवाल, एनीथिंग एल्स, कुछ पूछना है? चलें आगे चलें। नेक्स्ट स्लाइड पे जाइएगा। The limiting case, the market portfolio. Marginal investors are assumed to be diversified. They drive others out of the market. ये assumption हमें पता है कि marginal investor diversified होगा और जो वो drive मतलब दूसरों को है ना बाहर निकालते मार्केट से अपनी इन्वेस्टमेंट करके, क्योंकि diversified होते हैं उनको पता है कि भाई किसमें रिस्क रिलेटेड क्या है। तो जो दूसरे अनडाइवर्सिफाइड होते हैं वो फिर इनकी वजह से मार्केट से बाहर चले जाते हैं। एक बिग assumption ये है कि assuming that diversification cost is nothing in terms of transaction cost and all assets can be traded,
The limit of diversification is to hold a portfolio in every single asset in the economy in proportion to market value. This portfolio is called market portfolio. Market portfolio क्या है कि तमाम के तमाम एसेट जो भी अपना इकोनॉमी के अंदर है वो ट्रेड किए जाएं और जो इन्वेस्टर है वो उसको होल्ड करे एवरी सिंगल एसेट इन देयर पोर्टफोलियो, तो मार्केट पोर्टफोलियो होगा। तमाम के तमाम एसेट जो हर उसमें स्मॉल पोर्शन होल्ड करे अगर कोई इन्वेस्टर, तो उसके पास है ना मार्केट पोर्टफोलियो आ जाएगा। तो ये जो पॉइंट है सेकंड वाला, इसमें ये असम्पशन है, ये बताया गया मार्केट पोर्टफोलियो होता क्या है। Who should diversify, firms or investor? Firm reduces exposure by acquiring firms but substantially higher cost. तो ये स्लाइड मुझे थोड़ी मुश्किल हुई थी इसके अंदर कि फर्म्स की एक्सपोजर रिड्यूस हो जाएगा अकॉर्डिंग डिफरेंट अनदर फर्म। तो जैसे अगर मैं ऐसा फर्म हूँ, मैं अगर किसी दूसरी फर्म को अक्वायर कर लूंगा, जरूरी नहीं है कि मतलब उसका जो एक्सपोजर था उनको भी सही मिला हो। और थोड़ा सा डिफाइन। अच्छा, ये जो बात की उन्होंने, ये जो आपकी बात है थर्ड पॉइंट जो है ना, हु शुड डाइवर्सिफाई, फर्म्स और इन्वेस्टर्स, मतलब इसका मतलब ये है कि डाइवर्सिफिकेशन जो है ना या तो फर्म लेवल पे भी हो सकती है और इन्वेस्टर लेवल पे भी हो सकती है। फर्म लेवल पे कैसे हो सकती है कि फर्म जो है वो दूसरी फर्म को बाय कर लें, ठीक है ना। तो यानी कि फर्म रिड्यूस एक्सपोजर, यानी एक्सपोजर मींस के एक इंडस्ट्री का एक्सपोजर, कि अगर फर्म जो है वो शुगर इंडस्ट्री के अंदर है, शुगर प्लांट लगा हुआ है, तो अपना शुगर का एक्सपोजर कम करने का एक तरीका क्या होता है कि वो फर्म जो है वो अपने एक्स्ट्रा पैसे किसी और जगह इन्वेस्ट कर दे, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा ये कि अगर फर्म नहीं करती तो वो इन्वेस्टर जो है अपने पोर्टफोलियो ऐसा बनाए कि उसमें उसने वो शुगर की कंपनी भी रखी हुई और दूसरी कंपनी बड़ी, इस तरह भी डाइवर्सिफाई हो सकता है, सही है ना, क्लियर है? जी जी सर। अच्छा, इसमें बेसिकली जो बात जो हमने कहते हैं ना मार्केट पोर्टफोलियो, तो जो मार्केट पोर्टफोलियो की अजम्पशन है बेसिकली, जो हमने ये बात की थी कि वो बंदा जो मार्जिनल इन्वेस्टर होगा वो हमेशा इन्वेस्ट करेगा पोर्टफोलियो के कॉन्टेक्स्ट में, वो इंडिविजुअल इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो बेसिकली इसमें दो लिमिटिंग केसेस आ सकते हैं कि जिसकी वजह से जो है ना ये अजम्पशन वायलेट हो सकती है। तो ये इन्होंने वो दो केसेस जो है इन्होंने डिस्कस किए हैं। तो पहला तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, ठीक है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट का मतलब ये होता है कि जब आप कोई चीज़ बाय करते हैं तो उसमें कॉस्ट कितनी आ रही है। जो हमारे जितने भी फाइनेंशियल मॉडल्स हैं वो जितने भी हैं, वो उसके अंदर ये अजम्पशन होती है देयर इज़ नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट। दैट मीन्स के यू कैन बाय अनलिमिटेड जो है एट नो कॉस्ट। लेकिन रियल वर्ल्ड के अंदर जो है ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है और समटाइम्स बड़ी सब्सटेंशियल होती है, ठीक है। तो इस वजह से जो है बहुत ज़्यादा अगर एसेट आप रखेंगे तो उसके अंदर जो है ना वो कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस के हिसाब से जो है आपको शायद जो है डाइवर्सिफाई ना करना ही आपके लिए बेहतर हो बिकॉज ऑफ द ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो और मैं जब एसेट की बात कर रहा हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ शेयर्स और बॉन्ड्स की बात करें, हम हर क्लास के एसेट की बात कर रहे होते हैं। अगर वेल डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टर होगा तो वो प्रॉपर्टी भी रखेगा, वो लैंड भी रखेगा, वो और चीज़ भी रखेगा। तो ये जो डाइवर्सिफिकेशन जो होती है उसके अंदर कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जिनकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज़्यादा होती है कंपेयर टू अदर्स, ठीक है। तो इस ये भी एक रीज़न होता है कि जो लोग डाइवर्सिफाई नहीं करते। और दूसरा जो एक रीज़न होता है ना डाइवर्सिफाई करने का, वो ये होता है कि समटाइम्स यू हैव एन एक्सेस टू प्राइवेट इंफॉर्मेशन। और प्राइवेट इंफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि आप जो है आपके पास एक ऐसी इंफॉर्मेशन हो सकती है जिसका मटेरियल बेनिफिट मिल रहा है। तो अगर आपके पास प्राइवेट इंफॉर्मेशन हो सकती है तो आपके लिए बेहतर नहीं है कि डाइवर्सिफाई करें, बल्कि आप जो है वो उसमें इन्वेस्ट करें ताकि मैक्सिमम आप उसका बेनिफिट मिल सके। फॉर एग्जांपल, अगर आप ये कहें कि कल को जो है आपके पास एक इंफॉर्मेशन है कि आपकी कंपनी है उसके अंदर अभी भी न्यूज़ मिली है कि आपका तेल निकल आया है। अब ये जो है तेल निकल आया है तो अगर आप जो है ये इसको 2-3 दिन वेट करेंगे तो ये मार्केट में उसके शेयर बढ़ जाएंगे। तो आपने कहा कि बजाय इसके मैं, अब मेरे पास अगर 1 लाख रुपए हैं तो मैं सारे के सारे इसमें लगाता हूँ ताकि जब बढ़े तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो जाए। तो क्योंकि आपके पास एक प्राइवेट इंफॉर्मेशन है तो एक नेचुरल टेंडेंसी हो जाती है कि आप डाइवर्सिफाई ना करें और ऐसी जगह पे लगाएं जहाँ पे आपको शॉर्ट प्रॉफिट मिल रहा हो, सही है। तो ये दो रीजंस ऐसे होते हैं कि जिसकी वजह से जो है, और एक तीसरा रीजन भी है वो जो है इनरेशनल है, जिसके अंदर हमने ये भी बात की थी कि
आपके पास जो है समटाइम्स आप कंफर्टेबल होते हैं, समटाइम्स आप अपने एरिया के अंदर कंफर्टेबल होते हैं, तो आप ऑटोमेटिक रिस्क टेकर बन जाते हैं। और दूसरे बिहेवियरल बायसेस की बात की थी, तो ये 2-3 रीज़न जो है ऐसे हैं जिसकी वजह से जो है डाइवर्सिफाई जो है वो नहीं होता, ये जो हमारा जो अजम्पशन है ये वायलेट हो जाती है, ठीक है। लेकिन फिर भी जो है एटलीस्ट स्टॉक एक्सचेंज के अंदर या ऐसे जगहों पे जहाँ पे ट्रांजेक्शन कॉस्ट काफ़ी लो है और वहाँ पे जो, और दूसरा ये कि प्राइवेट इंफॉर्मेशन की एक्सेस कम है, तो वहाँ पे जो है ना वो डाइवर्सिफाई हो सकता है, ठीक है। क्लियर है? जी सर। The consequence: individual investor will adjust for risk by adjusting their allocation to this market portfolio and a riskless asset. जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर है वो अपना एडजस्ट रिस्क कैसे करेगा कि वो अपनी मार्केट पोर्टफोलियो के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा और एक रिस्कलेस एसेट के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करेगा, सच एज T-bills। अभी इसके नीचे बताया गया कि अगर किसी प्रिफर्ड रिस्क लेवल और एलोकेशन डिसीजन, अगर कोई चाहता है कि कोई अगर इन्वेस्टमेंट करे और नो रिस्क हो, तो वो 100% के अंदर इन्वेस्ट कर दे तो उसको नो रिस्क होगा। अगर वो चाहता है कुछ रिस्क हो, तो वो इन्वेस्ट कर दे 50% T-bill के अंदर और 50% इन्वेस्ट कर दे मार्केट पोर्टफोलियो के अंदर। तो और अगर इसके अलावा अगर वो चाहता है कि भाई थोड़ा ज़्यादा रिस्क हो, मतलब कि रिस्क वो ले सकता है ज़्यादा, तो 25% T-bill के अंदर इन्वेस्ट करे और 75% मार्केट पोर्टफोलियो के अंदर इन्वेस्ट करे। और अगर वो ज़्यादा रिस्क ले सकता है, जैसे इन्वेस्ट कर सकता है कि हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड के ऊपर, तो वो 100% मार्केट पोर्टफोलियो के अंदर इन्वेस्ट करे ताकि उसको ज़्यादा रिटर्न मिले। अच्छा, और ये रिस्क मैं इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। इसका जो बैकग्राउंड है ना वो शायद आपको नहीं मालूम हुआ। एक्चुअली इसका जो बैकग्राउंड है वो कैपिटल मार्केट थ्योरी है। एक्चुअली कैपिटल मार्केट थ्योरी मैं बिल्कुल बेसिक लेवल पे आपको बता देता हूँ कि वो ये कहती है कि लोग जब आप पोर्टफोलियो बनाने लगेंगे तो ये होगा कि जितना ज़्यादा डाइवर्सिफाई होगा उतना ही जो है ना पोर्टफोलियो का रिस्क कम होता रहेगा। तो थियोरेटिकली ऐसा होगा कि सब लोग जो है वो एक पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। तो होगा ये कि वो पोर्टफोलियो एक इतना बड़ा पोर्टफोलियो बन जाएगा कि उस पोर्टफोलियो में दुनिया के यानी कि उस मार्केट के तमाम एसेट उसमें शामिल हो जाएंगे, ठीक है। तो अब सवाल ये है कि उस पोर्टफोलियो का अपना एक रिस्क होगा जो कि फिक्स होगा और तमाम एसेट उसके अंदर होगा, और वो उसका जो रिस्क होगा वो नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क होगा। अब सवाल ये है कि कोई बंदा जो है वो जो है उससे कम रिस्क टेकर हो और कुछ हो रिस्क अवर्स हो, यानी कि एक बंदा हो जो उस पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट नहीं कर सकेगा बिकॉज उसका रिस्क ज़्यादा है, और एक कहता है कि नहीं मुझे इससे भी ज़्यादा रिस्क चाहिए। तो वो क्या करेगा जबकि उसके पास सिर्फ 2 ही एसेट मौजूद हैं, एक तो पोर्टफोलियो है, क्योंकि तमाम लोग जो है दुनिया के वो उन्होंने एक पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर दिया और रिस्क फ्री है। तो इसका जवाब उन्होंने ये कहा कि भाई ये जो बंदा होगा ना ये जो है ना इन दोनों की कॉम्बिनेशन बनाएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर पोर्टफोलियो का रिटर्न जो है वो 30% आ रहा है और रिस्क फ्री रेट इज 10%, अगर उसको जो है वो 30% रिटर्न चाहिए तो वो 100% अपना पैसा पोर्टफोलियो में लगा देगा। अगर उसको 40% रिटर्न चाहिए तो क्या करेगा, वो 10% पे बोरो करेगा और अपना पैसा भी लेगा और वो 30% पे लगा देगा। तो वो 30% अपने पे आ जाएगा और जो उसने बोरो किया होगा उससे 20% एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो उसके पास उससे पैसे ज़्यादा आ जाएंगे। अगर उसको जो है 30 से कम चाहिए तो क्या करेगा, वो जो है फॉर एग्जांपल उसको 15% चाहिए तो वो क्या करेगा, वो 10% आधा पैसा 10% पे लगा देगा, आधा पैसा 30% पे लगा देगा, तो उसको जो है ना नेट रिटर्न 15% मिल जाएगा। तो वो बेसिकली इन दो पोर्टफोलियो के ग्रुप्स के अंदर अपनी एसेट की वेरिएशन करते हुए अपने हिसाब के जो है ना रिस्क वो कैलकुलेट कर सकता है। दिस इज बेसिकली हाउ पीपल विल यानी कि पीपल विल अपने हिसाब से जो है ना वो अपने रिटर्न के हिसाब से पोर्टफोलियो बना सकते हैं, जबकि आपके पास सिर्फ दो ही स्टॉक्स हो, यानी वन इज अ वेल डाइवर्सिफाइड मार्केट पोर्टफोलियो एंड वन इज अ रिस्क फ्री एसेट। क्लियर है? इसका मतलब ये है बेसिकली, ठीक है। चलें आगे चलें, कोई सवाल है तो प्लीज कर लें। चलें फिर आगे मूव करते हैं। जी सर। अब इसमें बताया गया कि इंडिविजुअल एसेट के रिस्क क्या है। सर इसमें मतलब कंफ्यूजन थी, मैं जितना हो सकता है बता दूंगा, लेकिन कंफ्यूजन मेरे इसके अंदर थी। ये कैपेम के मॉडल से रिलेटेड ही है, लेकिन फिर भी आ रही थी। द रिस्क ऑफ एनी एसेट इज द रिस्क दैट इट लीड्स टू द मार्केट पोर्टफोलियो स्टैटिकली। तो इसमें स्टैटिस्टिकली, ये स्टैटिस्टिकली का मकसद मुझे समझ नहीं आया इसके अंदर क्या है, मतलब
अपना परसेंटेज में risk of individual asset is the risk of any asset is the risk it adds to the market portfolio. Statistically this risk can be, यानी इसमें ना कुछ नहीं है, यहाँ डॉट आना चाहिए, यानी यहाँ पे सेंटेंस खत्म हो गया, नया सेंटेंस शुरू हो रहा है. Statistically this risk can be measured by how much an asset move with the market. क्लियर है? सही है. परसेंटेज जो मतलब रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, ये जो पहला वाला जो पार्ट है कि वो रिस्क जो है दैट इज एड टू द मार्केट पोर्टफोलियो, इसको हम कैसे मेजर करेंगे? वो इस तरह मेजर करेंगे कि जो है ना उसकी जो मूवमेंट जो है कोवेरिएंस जिसको हम कहते हैं मार्केट के साथ, वो कितनी है. ठीक है. अच्छा मतलब वो इसलिए था द मेजर्स बीटा इज अ स्टैंडर्ड of this covariance obtaining by dividing the covariance of any asset with the market by the variance of the market. It measures a non-diversified risk for any asset can be measured by the covariance of its return and returns on the market index which is identified in the asset beta. इसमें मतलब ये बताया गया कि जो covariance है बीटा इज अ स्टैंडर्डाइज्ड मेजर ऑफ कोवेरिएंस, मतलब ये बीटा के थ्रू ये मतलब वो मेजर किया जाएगा कि जो एसेट कोवेरिएंस ऑफ एसेट है बीटा जो है उसको डिवाइड करा देंगे मार्केट के कोवेरिएंस से, मतलब एक्सपेक्टेड को एक्चुअल से डिवाइड करेंगे सर इसके अंदर या फिर रिस्क से डिवाइड कराएंगे? जो बीटा होता है वो बीटा होता है कोवेरिएंस अपॉन मार्केट वेरिएंस. ठीक है. तो कोवेरिएंस इंडिविजुअल वर्सेस मार्केट डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ मार्केट. ठीक है, उसको कहते हैं बीटा. सही है. तो फॉर एग्जांपल मार्केट का, अच्छा वेरिएंस अपॉन वेरिएंस 1 होता है, तो कोवेरिएंस मार्केट का यानी दो चीजों का कोवेरिएंस है, अगर वो दोनों एक ही चीज है तो वो वेरिएंस बन जाता है, तो वेरिएंस अपॉन वेरिएंस 1 होता है, इसलिए मार्केट का जो बीटा 1 होता है. ठीक है. सही है. तो कोवेरिएंस को डिवाइड कर देते हैं मार्केट के वेरिएंस के साथ. इट इज अ मेजर दैट नॉन डाइवर्सिफाइड, ये तो हमने बता दिया है पहले, हमने डिस्कस कर लिया. तो बीटा जो है वो पोर्टफोलियो रिस्क का मेजर है. The required return on investment will be the linear function of its beta, जो कि expected return equals to risk free rate plus beta into expected rate of return rate of market portfolio minus risk free rate. ये कैपेम का फॉर्मूला है कि expected return क्या है, risk free rate, उसमें ऐड करेंगे बीटा इनटू मार्केट रिस्क प्रीमियम, कि जो मार्केट का रिस्क प्रीमियम है उसको बीटा से मल्टीप्लाई करके रिस्क फ्री रेट में ऐड कर देंगे. ये ऊपर जुनीद भाई और सर ने भी डिफाइन किया था इसका, ये किस तरह होगा, क्या कम होगा तो रिस्क एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न भी कम होगा, और बीटा अगर ज्यादा होगा तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न भी ज्यादा होगा. लिमिटेशन ऑफ कैपेम पे आ जाए नेक्स्ट पेज पे. कैपेम की लिमिटेशन क्या क्या है? इन्वेस्टर्स लिमिट देयर डाइवर्सिफिकेशन. ए, स्मॉलर रिडक्शन इन रिस्क एज अ स्टॉक इंक्रीजेस. B, belief to find undervalued asset as does not hold asset they believe correct values. ये बोलते हैं कि भाई इन्वेस्टर लिमिट करते हैं डाइवर्सिफिकेशन को कि स्मॉलर के रिस्क के अंदर है ना स्मॉलर रिडक्शन आती है अपना एज स्टॉक इंक्रीजेस. ये तो हमें पता है कि मतलब डाइवर्सिफाई करने से रिस्क अपना कम हो जाता है एज स्टॉक इंक्रीजेस. बिलीव टू फाइंड अंडरवैल्यूड एसेट, के इसमें ना वैल्यू जो एसेट होते हैं उनकी वैल्यू अंडरवैल्यूड एसेट्स होते हैं. And does not hold any asset as they believe correct value. मतलब अगर के उसकी वैल्यू अगर फिक्स है कि मतलब ये मार्केट वैल्यू है तो ये लोग उसके अंदर उस एसेट को होल्ड नहीं करते, ये लोग उस एसेट को होल्ड करते हैं जिसकी अंडर वैल्यूड हो मार्केट के अंदर, मतलब इन फ्यूचर जाके उसकी ग्रोथ हो जाए एसेट की. ये कैपेम के अंदर ये लिमिटेशन है. दिस मॉडल मेक्स अनरियलिस्टिक असम्पशन. एक अनरियलिस्टिक असम्पशन ये है जिस तरह से डिफाइन किया पहले कि ट्रांजेक्शन कॉस्ट को ये लेता ही नहीं है अपने मॉडल के अंदर, कि अगर कुछ एक्सपेंसेस हो तो उसको कंसीडर ही नहीं करेगा. प्राइवेट इन्फॉर्मेशन, नो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन, केस के अंदर कोई प्राइवेट इन्फॉर्मेशन भी इफेक्ट नहीं करेगी. जैसे नॉर्मल मार्केट में होता है प्राइवेट इन्फॉर्मेशन इफेक्ट करती है, लेकिन कैपेम बोलता है कि भाई मार्केट में जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है वो इसको इफेक्ट नहीं करेगी. देयर एग्जिस्ट अ रिस्कलेस एसेट. इसका एक असम्पशन ये है कि जो एसेट है वो रिस्कलेस है, मतलब नॉर्मल हम लोग मार्केट में बात करें ऐसा कोई भी एसेट नहीं है जो रिस्क फ्री हो. They can lend and borrow at risk-less rate indefinitely. ये लोग खरीद और बेच सकते हैं at an indefinitely risk-less rate पे. तो भाई ऐसा होता देखिए है रिस्कलेस एसेट का मतलब ये है, ये मतलब ये नहीं है कि हर एसेट रिस्कलेस हो, ये कोई अजम्पशन नहीं है कैपेम की.
रिस्कलेस एसेट का मतलब ये है कि जो आपका रिस्क फ्री एसेट है वो एग्जिस्ट करता है। तो अगर हम ये देखें कि वो जो हमारा रिस्क फ्री रेट प्लस मार्केट रिस्क प्रीमियम होता है, तो KRF जो है रिस्क फ्री रेट एग्जिस्ट करता है। तो हम ये कह रहे हैं कि इन रियलिटी जो है वो रिस्क फ्री नहीं होता है ओवर, इवन दो कि हम ये कहते हैं कि वो रिस्क फ्री है। हम ये कहते हैं ना देयर इज अ रिस्क फ्री एसेट, तो वो एक्चुअली रिस्क फ्री नहीं होता है। ठीक है, उसके अंदर एक तो ये कि पहली बात तो ये कि उसमें सिर्फ एक रिस्क हैज होता है जो डिफॉल्ट रिस्क है, और वो भी मैं आगे जाके बताऊंगा कि वो भी डिफॉल्ट रिस्क भी होता है उसके अंदर, इवन अगर वो सेम करेंसी के बॉन्ड हो। कैसे होता है वो मैं बाद में बताऊंगा। ये हालांकि मैंने पहले ये बताया था कि वो डिफॉल्ट रिस्क में नहीं होता, तो लेकिन ये कि वो होता है, वो हम आगे जाके डिस्कस, लेकिन वो बाकी रिस्क होता है। तो देयर इज नो सच एसेट व्हिच इज कॉल्ड रिस्क लेस एसेट, जो कि अजम्पशन है एक कैपम मॉडल की, तो वो उसकी बात कर रहे हैं। चलें आगे चलें। दूसरा इन्होंने बताया कि एक और अजम्पशन है इसके अंदर कि दे कैन लैंड एंड बोरो एट रिस्क लेस रेट इनडेफिनेटली। जैसे आपने बताया ना, कैपिटल मार्केट थ्योरी के अंदर जो है दो एसेट्स बन जाएंगे, एक कैपिटल, एक तमाम मार्केट पोर्टफोलियो का और एक रिस्क फ्री एसेट का, और लोग जो है आपस में इन दोनों एसेट्स के अंदर जो है इन्वेस्ट करते रहेंगे। तो दैट मीन्स के सब लोग फ्रीली इन्वेस्ट करें और देयर इज नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो अगर ऐसा पॉसिबल क्योंकि रियल लाइफ में नहीं होता, तो इसलिए जो है ना ये लिमिटेशन है। ठीक है, चले आगे चले और पढ़ो। The parameters of the model cannot be estimated precisely. The market index used can be wrong. The firm may have changed during the estimation period. तो फर्स्ट वाला तो बता रहा है कि मार्केट जो इंडेक्स जो इन्होंने मतलब जिसमें इन्वेस्ट किया है, वो जो इंडेक्स है वो किसी दूसरा लिया हो तो वो इसलिए एस्टिमेट मतलब नहीं कर सकते इसको मॉडल के अंदर। लेकिन सेकंड जो है, फर्म में हैव चेंज ड्यूरिंग एस्टिमेशन पीरियड, मतलब एस्टिमेशन हमने जब की और आज फर्म चेंज हो गई, ये वाला डिफरेंस है इसके अंदर। जी वाप साहब आप कुछ कह रहे हैं? सर ये हाँ, इसमें ना रिस्क प्रोफाइल फर्म की चेंज हो सकती है। आपने इन्वेस्ट किया एक कंपनी में, कंपनी ए में इन्वेस्ट किया, वो पर्टिकुलरली एक बिजनेस कर रही थी और उसने अपना एक और नया बिजनेस शुरू कर दिया, ये भी हो सकता है। और या फिर कंपनी ए ने अपना ना गियरिंग बढ़ा दी, फाइनेंशियल रिस्क बढ़ा दिया, तो आपने इन्वेस्ट किया था एक अलग फाइनेंशियल गियरिंग पे और अब जो है वो अलग फाइनेंशियल गियरिंग वाली कंपनी है। तो ये आपका रिस्क प्रोफाइल ओवर द पीरियड जो है चेंज, अब ये कह रहा है कि सेम रहेगा, द फर्म में हैव चेंज ड्यूरिंग द मतलब अगली फर्म की बात हो रही है भाई। एस्टिमेशन पीरियड तो ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने जो है ना अपने एनालिसिस जो है 5 साल की बेस पे किया है, तो द फर्म में हैव चेंज ड्यूरिंग एस्टिमेशन पीरियड। दैट मींस के जो आपने एस्टिमेट किया है उसके बाद जो है फर्म में कोई चेंजेस आई होंगी जो आपने उसमें काउंट नहीं की। खरीद लिया उसके बाद चेंजेस आ गई। हाँ ओके। सर इसमें कोविड इसमें शामिल कर सकते हैं, मतलब जिस तरह कोविड का इम्पैक्ट आया था इसमें। अब जारी बात है आप शामिल कर सकते हैं कि अगर आपने जो है कोविड से पहले तक के आपके फिगर्स आ रहे हैं तो आपका एस्टिमेशन पीरियड जो है उसके बाद जो है वो फॉर्म में जारी बात है तब्दीलियां तो आ गई ना, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि कोविड से पहले की चीज आपकी रहेगी। ठीक है, The model does not work. If the model is right, there should be a linear relationship between return and beta. The only variable that should explain return is its beta. यहाँ पे बोला कि अगर मॉडल राइट है तो इसके अंदर लीनियर रिलेशनशिप होना चाहिए बिटवीन रिटर्न और बीटा। अगर बीटा बढ़ेगा तो रिटर्न भी बढ़ेगा। जो मुझे समझ आ रहा है इसके अंदर कि लीनियर होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और मतलब एक ही परसेंटेज नहीं बेसिक इसका मतलब ये है कि मॉडल डज नॉट वर्क का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने कोई मॉडल को टेस्ट किया एम्पिरिकल ग्राउंड पे एक्चुअल वैल्यूज पे और वो मॉडल इज नॉट अ वेरी गुड फिट। यानी कि अगर आपने उस मॉडल के अंदर जो आपका जैसे y इक्वल्स टू mc प्लस x है, तो अगर उसके अंदर बीटा और उसके बाद भी डाला तो वो जो उसका जो रिक्वायर्ड रिटर्न आ रहा है और एस्टिमेटेड जो एक्चुअल रिटर्न आ रहा है उसके अंदर बहुत बड़ा गैप है, यानी कि एरर टर्म बहुत ज़्यादा है। तो जिसके अंदर एरर टर्म ज़्यादा होती है तो इसका मतलब ये है कि आपने बहुत सारे फैक्टर्स को एक्सप्लेन ही नहीं किया मॉडल के अंदर। ठीक है ना, तो मॉडल इज नॉट वर्किंग। तो इसका मतलब ये है कि जो एम्पिरिकल एनालिसिस जो है वो उसके बेस पे इन्होंने ये देखा है कि मॉडल जो है एम्पिरिकली साउंड नहीं है। ठीक है ना, द ओनली वेरिएबल दैट शुड एक्सप्लेन रिटर्न, इसके अंदर एक वजह तो ये है कि किसी भी एसेट के जो रिटर्न्स हैं वो मल्टीपल फैक्टर्स पे बेस करते हैं। इन्होंने सिर्फ एक फैक्टर लिया है बीटा, जो कि उसकी कोरिलेशन है मार्केट की। देयर में भी अदर फैक्टर्स जो कि उसको बेस करें, तो सिर्फ एक फैक्टर लेना और बाकी चीज़ों को इग्नोर करना। और ये जो बीटा जो है
इसका भी एम्पेरिकली देखा गया है कि वो मार्केट के साथ जो है इसका लिंक नहीं है। जैसे इसमें बताया कि बीटा एक्सप्लेन लिटिल ऑफ अ डिफरेंस इन रिटर्न अक्रॉस स्टॉक्स बिटवीन 1962 एंड 1991, यानी इतने लंबे अरसे के अंदर जो है जो बीटा जो है दैट इज वो जो है बहुत यानी जो उसके जो एरर टर्म्स हैं, यानी उसके जो फैक्टर जो कि एक्सप्लेन कर रहे हैं डिफरेंस को, उसके अंदर बहुत कम थोड़ा सा हिस्सा बीटा का है। दैट मींस बीटा इज नॉट अ वेरी गुड प्रेडिक्टर ऑफ द रिटर्न। सही है। तो अगर और सिर्फ इसमें एक ही वेरिएबल है दैट मींस के इसके अंदर जो है प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे इसमें और लिखा है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो जो है वो ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेन करते हैं एज कम्पेयर टू बीटा। इसी वजह से फार्मर फ्रेंच मॉडल जो है, जो आगे आप पढ़ेंगे 3 फैक्टर मॉडल, उसके अंदर ये 2 वेरिएबल्स भी रखे गए हैं। ठीक है ना। तो इस वजह से जो है ये चीज़ें जो लिमिटेशंस हैं CAPM की। ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड अली रजा प्रेजेंट करने वाले थे, लेकिन वो आज आए। जी सर सर मैं बोलिए। बात कर रहा हूँ सर, वो ग्रुप 8 से। सर नेक्स्ट सैटरडे जो है ना हमारी वो सेशन है चैप्टर 3 की। तो सर नेक्स्ट सैटरडे थोड़ा इशू है, घर में इवेंट है, तो हफ्ते बाद सर मैं बिजी हूँ काफ़ी। तो सर अगर आप बोलें तो मैं इससे नेक्स्ट वीक हम प्रेजेंट कर दें। नेक्स्ट सैटरडे तो मोस्टली यही चैप्टर चलेगा। अभी आप इसी की है? ये सर इसी की बात कर चैप्टर रहे 3 है सर हमारा। सर ये भी तो सुबह चैप्टर 3 है। अरे तो ये यही ग्रुप है आपका? इसी ग्रुप में आप? नहीं में नहीं है, तो दूसरा ग्रुप 8 है हमारा। तो 8 अच्छा नहीं, 8 सिनॉप्सिस की बात कर रहे हैं, कौन सा? कि सिनॉप्सिस की बात कर रहे हैं सर चैप्टर अच्छा उसकी बात कर रहे हैं अच्छा ग्रुप 8 है तो आपको चैप्टर 3 प्रेजेंट। तो आप ये कह रहे हैं कि नेक्स्ट क्लास के बाद चलें ग्रुप 9 कर दिया, नेक्स्ट क्लास में फिर देख लेंगे, उसके बाद देख लेंगे। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। सही। चलो ये नेक्स्ट पे जाएं। नेक्स्ट आएगा। अच्छा हम एक काम करते हैं कि हम आज के दिन यहीं रखते हैं स्कैपम मॉडल, और APT से जो है ना हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। इसका थोड़ा बैकग्राउंड पढ़ लें आप, और ठीक है ना, ताकि ये कि हम एक फ्रेशली उसको करें। अच्छा सर। तो एनी क्वेश्चंस इसके अंदर? कोई सवाल तो नहीं है? सर जी बोलिए।